60 सालों में पहली बार अमर सेक्ट नए डिसाइपल्स भर्ती कर रही थी। गलियां उन मॉर्टल्स से भरी हुई थीं जो अमर बनकर आसमानों में उड़ने का सपना देखते थे, और तुम भी हर दिन समय पर आकर लाइन में खड़े हो जाते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जैसे ही तुम्हारी बारी आने वाली होती, तुम हमेशा अपनी जगह छोड़कर चले जाते। व्यवस्था संभाल रहा अमर कल्टीवेटर तुम्हारा ये अजीब व्यवहार देखकर आखिरकार खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा, ओए लड़के, मैं तुम्हें लगातार 3 दिनों से देख रहा हूं, लेकिन तुम हमेशा इसी समय वापस चले जाते हो। क्या तुम्हें कोई जरूरी काम होता है? जब इतने बड़े अमर ने तुमसे सीधे सवाल किया तो तुम हिम्मत नहीं जुटा पाए सच छिपाने की। तुमने धीरे से कहा, मेरे घर पर मेरे दादाजी बिस्तर पर पड़े हैं। मुझे हर थोड़ी देर में उनकी करवट बदलनी पड़ती है। डर लगता है कि अगर मैं देर से वापस गया तो बेचारे बूढ़े को तकलीफ होगी। तुम्हारी बात सुनकर वह अमर हल्का सा भावुक हो गया और मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तो बात यह है, अगर तुम्हें लाइन में लगने में दिक्कत हो रही है तो मैं खुद तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट चेक कर सकता हूँ। हालांकि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी थोड़ी अनस्टेबल है, इसलिए तुम्हें थोड़ा दर्द हो सकता है। ये सुनकर पहले तो तुम खुश हुए, लेकिन अगले ही पल तुम्हारी मुस्कान गायब हो गई। तुमने सिर झुकाकर कहा, आपकी दया के लिए धन्यवाद इमॉर्टल सर, लेकिन मैंने सुना है कि अगर किसी में स्पिरिचुअल रूट निकल आए तो उसे कल्टीवेशन के लिए सेक्ट में ले जाया जाता है और शायद कई सालों तक वापस भी नहीं आने दिया जाता। अगर मैं इमॉर्टल सेक्ट चला गया तो। इतना कहकर तुमने नजरें झुका लीं और चुपचाप घर लौटने लगे। क्या तुम उन अमरों की तरह आसमानों में उड़ना नहीं चाहते थे? बिल्कुल चाहते थे, लेकिन जैसे ही तुम्हें अपने बिस्तर पर पड़े दादाजी याद आते, वो इंसान जिसके पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं था, तुम्हें लगता कि वहां बिताया हर पल उनके साथ विश्वासघात है, इसलिए तुमने हार मान ली। घर पहुंचकर तुमने आदत के मुताबिक दादाजी को सहारा देकर करवट दिलाई और कटोरे में पानी भरकर धीरे धीरे उन्हें पिलाया। पानी पीने के बाद उन्होंने राहत की सांस छोड़ी। जब तुम उन्हें आराम से लिटा रहे थे तभी अचानक उन्होंने पूछा, अच्छे पोते, तुम्हारी कौन सी स्पिरिचुअल रूट निकली? उनकी आवाज ऐसी थी जैसे वो तुम पर दबाव नहीं डालना चाहते हो, लेकिन तुमने उनसे झूठ बोल दिया। एक ऐसा झूठ सिर्फ इसलिए ताकि तुम उनके पास रह सको। दादाजी, इमॉर्टल ने कहा कि मेरे अंदर कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है। तुम्हारी बात सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया और वो गुस्से में चिल्ला उठे, नालायक लड़के, मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत कैसे हुई? फिर उनकी आवाज भारी हो गई, जब मैंने तुम्हें एक बच्चे के रूप में पाया था तब मैंने अपनी आखिरी मैजिकल पावर इस्तेमाल करके तुम्हारे शरीर की जांच की थी। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल रूट है। उनके इस गुस्से ने अचानक उनका सबसे बड़ा राज खोल दिया। असल में वो खुद भी कभी कल्टीवेटर थे। उन्होंने डाओ सेक्ट की एक सीक्रेट टेक्निक चुरा ली थी, जिसके कारण उन्हें इतनी भयानक सजा मिली कि उनका पूरा कल्टीवेशन बर्बाद हो गया। अपनी जान बचाने के लिए वो कन्यून पर्वतों तक भाग आए थे, जहां उन्हें तुम एक छोटे बच्चे के रूप में मिले। पिछले 10 सालों में उनकी चोटें और भी खराब होती गईं। उनका शरीर हर दिन कमजोर होता जा रहा था, और अगर वो अभी तक जिंदा थे तो सिर्फ उन जंगली जड़ी बूटियों और तुम्हारी देखभाल की वजह से जिन्हें तुम रोज इकट्ठा करते थे। गुस्से में वो बुरी तरह खांसने लगे और उनका चेहरा बैंगनी पड़ गया। दादाजी, आपको क्या हुआ? तुम घबराकर तुरंत उनके पास दौड़े और उन्हें सांस लेने में मदद करने लगे। काफी देर बाद जब वो शांत हुए तो उन्होंने तुम्हारी आंखों में देखते हुए पूछा, तुमने टेस्ट क्यों नहीं करवाया? क्या किसी ने तुम्हारा मजाक उड़ाया? लंबे समय तक चुप रहने के बाद आखिर तुमने सच बोल दिया। अगर उन्हें मेरी स्पिरिचुअल रूट के बारे में पता चल गया और सेक्ट मुझे ले गई तो आपकी देखभाल कौन करेगा? ये कहते समय तुम्हारी आंखों में जरा भी हिचक नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे अमर बनने का मौका भी तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। दादाजी ने ठंडी सांस भरी और नजरें फेर लीं। कमरे में भारी सन्नाटा छा गया। गाइस, अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो मेरे पास आपके लिए एक ग्रेट न्यूज़ है। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 स्टार्ट हो गया है। मैं सारे मैचेस इस ऐप के थ्रू फॉलो करूंगा। इसमें सब कुछ एक ही जगह मिलता है। लेटेस्ट मैच शेड्यूल, लाइव मैचेस का कवरेज और अपनी स्पोर्ट्स नॉलेज से अर्न करने का मौका। और आईपीएल के स्टार्ट के लिए इस टीम ने कुछ अमेजिंग गिफ्ट्स प्रिपेयर किए हैं। पूरा टूर्नामेंट के दौरान कैश प्राइजेस और एप्पल टेक के गिव अवेज होंगे और एक परफेक्ट चांस अपना फोन अपग्रेड करने का। और यही नहीं, आईपीएल के दौरान सभी नए प्लेयर्स को उनके पहले 4 डिपॉजिट्स पर बोनस मिलेगा। पहली बार ऐसा हो रहा है। और अभी आप मैक्सिमम 70,000 रुपए तक का बोनस ले सकते हो प्रोमो कोड MANHWA100 के साथ।
कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो, वेबसाइट पर अपडेट्स चेक करते रहो और अपना गेमिंग बैंक अभी से रेडी करो। आखिरकार काफी देर बाद उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, शियन, जाकर खाना तैयार करो। ठीक है। तुम तुरंत उठे और बचाकर रखी जंगली जड़ी बूटियां धोने लगे। तुम्हें फिर वही साधारण सब्जियां बनाते देखकर दादाजी जैसे पूरी तरह तंग आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, सियन, इस बूढ़े और टूटे हुए शरीर के साथ अगर मुझे थोड़ा अच्छा खाना नहीं मिला तो शायद मैं ज्यादा दिन नहीं टिकूंगा। उस एमरल्ड फेदर्स वाले चिकन को पकाओ, अभी मार दो उसे। तुम्हारे हाथ वहीं रुक गए। उस चिकन को खरीदने के लिए तुम दोनों ने ना जाने कितनी बार अपना पेट काटा था। योजना ये थी कि वो अंडे देगा जिससे सर्दियां निकल जाएंगी। अगर अभी उसे खा लिया तो आने वाली सर्दी कैसे कटेगी? तुमने आखिरी उम्मीद के साथ पूछा, अगर हम वो चिकन खा लें तो क्या आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी? दादाजी ने बिना एक पल गंवाए सिर हिला दिया। बस, फिर तुमने और कुछ नहीं सोचा। तुमने चाकू उठाया और पल भर में वो 2 किलो का एमरल्ड फेदर चिकन खत्म हो गया। उस रात तुमने चिकन और जड़ी बूटियों का बड़ा सा शोरबा बनाया। तुमने बहुत ध्यान से नरम मांस के टुकड़े चुने और एक एक निवाला अपने दादाजी को खिलाया। जब उनका पेट भर गया तो बचा हुआ सारा चिकन कटोरे में रखकर अगले दिन के लिए बचा लिया। जहां तक तुम्हारी बात थी, तुमने बस हांडी के तले में बचा हुआ पतला शोरबा और उबली हुई जड़ी बूटियां जल्दी जल्दी खाकर पेट भर लिया, जैसे तुम्हें इसकी कोई परवाह ही न हो। और ये सब तुम्हारे दादाजी चुपचाप देखते रहे। अचानक उन्होंने बेहद शांत लेकिन डरावनी आवाज में कहा, श्यान, बचा हुआ चिकन तुम खुद खा लो। तुमने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया। अगर मैंने खा लिया तो आपकी बीमारी का क्या होगा? दादाजी हल्का सा हंसे, लेकिन उनकी हंसी बेहद कड़वी थी। मैं तुमसे झूठ बोल रहा था बच्चे। मेरी बीमारी अब कभी ठीक नहीं होगी, बल्कि मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा अंत बहुत करीब है। तुम अभी उनकी बात समझ भी नहीं पाए थे कि वो आगे बोले, मैं बहुत जल्द चला जाऊंगा और उस चिकन के बिना तुम ये सर्दी नहीं झेल पाओगे। अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो तुम्हारे पास डॉ सेक्ट में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हुई श्याओ, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम आंसू भरी आंखों से चिल्ला उठे, मैं यहीं रहूंगा, मैं आपकी देखभाल करूंगा। तुम्हारे मासूम चेहरे पर उम्र से कहीं ज्यादा जिद दिखाई दे रही थी। बेवकूफ बच्चे, इस बूढ़े का समय खत्म हो चुका है। उन्होंने भारी सांस लेते हुए कहा, मेरे कपड़े खोलने में मदद करो। उनके कहने पर तुमने एक एक करके उनके फटे हुए कपड़े हटाए और तभी उनके सीने पर कस कर पट्टियों में बंधी एक मोटी किताब दिखाई दी। तुमने सावधानी से पट्टियां खोली और किताब खोली, लेकिन उसके अंदर एक भी शब्द नहीं था। उसका कवर जेड स्टोन का बना था, मगर उस पर कोई नाम तक नहीं लिखा था। तुमने हैरानी से पूछा, दादाजी, ये क्या है? दादाजी ने गहरी पछतावे भरी आवाज में कहा, तुम्हारे दादाजी की पूरी जिंदगी इसी चीज में समाई हुई है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ध्यान से सुनो, इस किताब को छिपा कर रखना। इसे कोई भी, बिल्कुल कोई भी कभी नहीं देखना चाहिए। अचानक दादाजी को फिर से भयानक खांसी का दौरा पड़ा। काफी देर बाद जब उनकी खांसी रुकी तो उनकी आंखें धीरे धीरे खालीपन में खोने लगीं और उनकी आवाज बेहद हल्की और दूर से आती हुई महसूस होने लगी। अब तुम्हारा दादाजी जा रहा है, अब से तुम्हें अकेले चलना होगा। उन्होंने टूटती सांसों के बीच कहा, इस बात को हमेशा याद रखना, एक निर्दोष इंसान सिर्फ किसी खजाने का मालिक होने की वजह से भी मारा जा सकता है। तुम आंसुओं में डूबे हुए बार बार सिर हिलाते रहे। अपने आखिरी पलों में उन्होंने धुंधली होती आंखों से तुम्हें देखने की पूरी कोशिश की और बड़ी मुश्किल से बोले, तुम्हारे दादाजी तुम्हें आखिरी सीख देते हैं, हर आदमी खुद के लिए जीता है, वरना आसमान उसे मिटा देते हैं। उन्होंने हर शब्द अपने शरीर की बची हुई आखिरी ताकत से बोला। इतना कहने के बाद जैसे उनकी सारी पीड़ा खत्म हो गई हो, उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर कभी नहीं हिले। दादाजी, तुम उनकी चारपाई के पास गिर पड़े और पूरी रात टूटे हुए दिल से रोते रहे। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ तुम अपने दादाजी की नई बनी कब्र के सामने घुटनों के बल बैठे और 3 बार सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर अपने सारे दुख को दिल में दबाकर तुमने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तुम्हें कल्टीवेटर बनना ही था, यही तुम्हारे दादाजी की आखिरी इच्छा थी। आज डाउ सेक्ट में डिसाइपल्स भर्ती होने का आखिरी दिन था। तुम बहुत सुबह पहुंच गए, लेकिन मेयर की हवेली का आंगन पहले से ही लोगों से भरा हुआ था। तभी भीड़ में से श्याओ वैन ने तुम्हें पहचान लिया। उसके पास उसका सामान था और उसके माता पिता गर्व से उसके आसपास खड़े थे।
साफ था कि वह परीक्षा पास कर चुकी थी। तुम उसके पास गए और पूछा, तुम्हारी कौन सी स्पिरिचुअल रूट निकली? शौवन ने हल्के से ठुड्डी ऊपर उठाई और खुशी से चमकते चेहरे के साथ बोली, मेरे पास हाई ग्रेड सिंगल एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल रूट है। इमॉर्टल ने कहा कि मैं सीधे इनर सर्कल डिसिप्लिन बन सकती हूं। तुम सच में उसके लिए खुश हुए और मुस्कुराकर उसे बधाई दी। तभी हवेली के दरवाजे खुल गए और बाहर वही महान इमॉर्टल निकला जिसने कल तुम्हारी मदद करने की बात कही थी। स्वांगी तुम्हें देखकर थोड़ा चौंका। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुमने हल्की झिझक के साथ जवाब दिया, इमॉर्टल सर, अब मेरे दादाजी को मेरी देखभाल की जरूरत नहीं रही, इसलिए मैं भी कोशिश करना चाहता हूं। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए और बस कहा, अंदर आ जाओ। मुख्य हॉल में एक आदमी आंखों पर पट्टी बांधे गंभीरता से बैठा था। वह स्वांगी का मार्शल ब्रदर गुचेन था। तुम सावधानी से उसके सामने जाकर बैठ गए। उसने सपाट आवाज में कहा, अपना हाथ यहां रखो। तुमने अपना हाथ मेज पर रखा। उसने अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तुम्हारी कलाई पकड़ी। तुरंत एक बर्फ जैसी ठंडी ऊर्जा तुम्हारी नसों में दौड़ गई। उसी समय बाहर श्याओ वैन के माता पिता उसे धीरे से उकसा रहे थे, जाकर देखो तो सही कि शियान में सच में स्पिरिचुअल रूट है या नहीं। तभी अंदर गुचेन ने तुम्हारी कलाई छोड़ दी और कहा, बधाई हो, तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल रूट है, तुम कल्चरेशन कर सकते हो। यह सुनते ही तुम्हारे सीने पर रखा भारी पत्थर जैसे हट गया। दादाजी ने मुझसे झूठ नहीं कहा था, लेकिन अगले ही पल उसकी अगली बात तुम पर बर्फ के पानी की तरह गिरी। लेकिन अफसोस, तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट 5 एलिमेंट्स इम्प्योर रूट है। यह सबसे खराब एप्टीट्यूड मानी जाती है। भविष्य में तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि शायद ची कॉन्डेंसेशन के पहले स्तर तक पहुंच पाना ही होगी। तुम्हारा चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। तो मेरी टैलेंट बहुत खराब है, तुमने बुदबुदाया। गुचेन ने बेरहमी से कहा, खराब नहीं, सबसे बेकार। तुम सिर्फ एरेंड्स डिसाइपल बनने लायक हो। तुम्हें सेक्ट की 50 साल तक सेवा करनी होगी, उसके बाद ही तुम्हें जाने की अनुमति मिलेगी। क्या तुम ये स्वीकार करते हो? सिर्फ कल्टीवेशन करने का मौका पाने के लिए तुमने बिना एक पल गंवाए जवाब दिया, मैं स्वीकार करता हूं। अच्छा, बाहर जाकर इंतजार करो। तुमने सम्मान से झुककर प्रणाम किया और बाहर निकल आए। आंगन में पहुंचते ही तुमने श्याओवन को देखा। तुम उससे बात करने ही वाले थे कि वह अचानक पीछे हट गई और अपने माता पिता के पीछे छिप गई, जैसे उसने कोई राक्षस देख लिया हो। श्याओ वैन की मां नकली मुस्कान के साथ तुम्हारे पास आई और बोली, अरे सियन, देखो ना, तुम और हमारी श्याओ वान दोनों अब इमॉर्टल्स हो, लेकिन तुम सिर्फ एक सर्वेंट डिसाइपल हो, जबकि वो इनर सर्कल डिसाइपल है। तुम दोनों के रास्ते अब पूरी तरह अलग हो चुके हैं। तुम्हारे दिल में बुरी आशंका पैदा हुई। आप कहना क्या चाहती हैं? श्याओ वैन के माता पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा और आखिर अपना असली चेहरा दिखा दिया। तुम्हारे दादाजी ने कई साल पहले श्याओ वैन के दादाजी की जान बचाई थी। तभी उन दोनों बूढ़ों ने तुम दोनों की सगाई तय की थी। लेकिन अब तुम्हारे स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों ना इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दिया जाए? ऐसा लगा जैसे बर्फ तुम्हारे पैरों से चढ़कर सीधे दिमाग तक पहुंच गई हो। तुमने तुरंत श्याओ वैन की तरफ देखा, उसी लड़की की तरफ जिसके साथ तुम बड़े हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में तुम्हें सिर्फ घृणा दिखाई दी। उस नजर ने तुम्हारी आत्मा तक जमा दी। ठीक है, इतना कहकर तुमने अपने सामान से वो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंट निकाला जिसे तुमने सालों तक संभाल कर रखा था, और सबके सामने उसे 2 टुकड़ों में फाड़ दिया। श्याओ वैन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने ठंडी आवाज़ में कहा, शेन, आज के बाद डॉस सेक्ट में हमारे पुराने रिश्ते का जिक्र करने की हिम्मत मत करना, समझे? इतनी बेइज्जती के बाद भी वो तुम्हें धमका रही थी। तुमने उसकी आंखों में देखकर दांत भींचते हुए कहा, मुझे तुमसे घिन आती है। इतना कहकर तुम मुड़ गए और वहां से चले गए। तुम्हारे दादाजी मर चुके थे, तुम्हारी सगाई टूट चुकी थी। तुमने होंठ काट कर आंसुओं को रोक लिया क्योंकि तुम्हें डर था कि लोग तुम पर हंसेंगे। इमॉर्टल स्वांगी ने यह सब देख लिया था। वह तुम्हारे पास आया और तुम्हारे कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, शांत रहो। भले ही तुम्हारी रूट इम्प्योर है, लेकिन तुम कल्टीवेशन तो कर सकते हो। मेरा नाम स्वांगी है और मैं भी एरेंड्स डिसाइपल हूं। तुम मुझे बड़े भाई कह सकते हो, और अंदर वाला गुचन भी मेरी तरह ही है। तुम हैरान रह गए। तुम्हें यकीन ही नहीं हुआ कि इतने ताकतवर इमॉर्टल्स भी सिर्फ सर्वेंट डिसाइपल्स थे। तुमने तुरंत झुककर कहा, बड़े भाई स्वांगी, मेरे प्रणाम। और फिर तुम उनके साथ सफर पर निकल पड़े। पहाड़ों और घाटियों को पार करते हुए तुम्हें आखिर समझ आया कि आसमान और मिट्टी के बीच
कितना बड़ा फर्क होता है। श्याओ वैन जैसे इनर डिसिपल्स शानदार रथों में सफर कर रहे थे, जिन्हें विशाल डीमन बीस्ट्स खींच रहे थे, जबकि तुम जैसे सर्वेंट डिसाइपल्स को 800 किलोमीटर लंबे पहाड़ी रास्ते पैदल पार करने पड़ रहे थे। अभी तो तुम सेक्ट के दरवाजों तक भी नहीं पहुंचे थे, लेकिन फर्क पहले ही बेरहमी से साफ दिखाई देने लगा था। आखिरकार तुम्हें समझ आ गया कि श्याओ वैन के परिवार ने रिश्ता क्यों तोड़ा था। लेकिन उन शानदार रथों से भी ज्यादा तुम्हें उस अंधे भाई गुचेन से जलन हो रही थी। वह अपनी उड़ती हुई तलवार पर आसमान में शान से उड़ रहा था। तुम्हारी नजरों में वही एक असली इमॉर्टल की तस्वीर थी। 1 महीने से भी ज्यादा की थका देने वाली यात्रा के बाद आखिरकार सब लोग टाओ सेक्ट हुइक्सियाओ पहुंच गए। सेक्ट के अंदर कदम रखते ही इनर और आउटर डिसाइपल्स को तुरंत उनके अपने एल्डर्स ले गए, जबकि तुम्हें और तुम्हारे गांव के लड़के सौ अहोरन को सुवांगी सीधे माइनर टास्क्स हॉल में ले गया। वहां के हॉल मास्टर ने तुम दोनों को गिलान टेक्निक की एक एक कॉपी और एक एक ची अट्रैक्शन पिल दी। फिर तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटर वांग के अधीन भेज दिया। वह तुम दोनों को एक बड़े से आंगन में ले गया और ठंडी आवाज में बोला, ये लकड़ी काटने का मैदान है। हमारा काम सिर्फ एल्कमी पीक के डिसाइपल्स के लिए जलावन तैयार करना है। तुम दोनों में से एक पेड़ काटेगा और दूसरा लकड़ी चिड़ेगा। हर दिन 100 किलो। अब खुद चुन लो। सौ अहोरन ने बिना सोचे तुरंत लकड़ी चीरने वाला काम चुन लिया, क्योंकि देखने में वो आसान लग रहा था। मजबूरी में तुम्हें पेड़ काटने का काम लेना पड़ा। एडमिनिस्ट्रेटर वांग ने आगे कहा, पहले महीने अगर कोटा पूरा नहीं हुआ तो कोई सजा नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बाद अगर काम अधूरा रहा तो कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स काटे जाएंगे और कोड़े भी पड़ेंगे। समझ गए? तुम दोनों ने जल्दी से सिर हिलाकर कहा, जी समझ गए। रात को तुम अपनी छोटी सी कोठरी में अकेले बैठे थे। तुमने उस कीमती ची अट्रैक्शन पिल को बहुत सावधानी से अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। फिर अपने सीने से वो बिना नाम वाला डोइस्ट स्क्रोल निकाला। पूरे 1 महीने से तुम उसे अपने शरीर से बांध कर चल रहे थे। जेड की कठोर सतह ने तुम्हारे पेट पर घाव तक कर दिए थे। दादाजी ने तुम्हें इसे अपनी जान देकर भी छिपाने को कहा था, लेकिन यह कभी नहीं बताया कि इसका इस्तेमाल क्या है। ज्यादा सोचने के बजाय तुमने उसे एक तरफ रख दिया और गिलन टेक्निक खोलकर बैठ गए। तुम पालथी मारकर बैठ गए और कल्टीवेशन शुरू करने की कोशिश की। आंखें बंद करके तुमने आसमान और धरती की स्पिरिचुअल ची को महसूस करने की पूरी कोशिश की, ताकि उसे अपने शरीर में खींच सको। लेकिन यह तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। तुम पूरी रात कोशिश करते रहे, लेकिन जरा सी भी सफलता नहीं मिली। अगली सुबह ठक 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 तुम्हारे दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोलते ही तुम्हारे सामने एक विशालकाय आदमी खड़ा था। उसका चेहरा बेतरतीब था और घनी दाढ़ी उसे और डरावना बना रही थी। उसने तुम्हारी तरफ एक कुल्हाड़ी फेंकी और भारी आवाज में बोला, मेरा नाम सिमेंग है। आज से तुम मेरे साथ पहाड़ पर लकड़ी काटने चलोगे। रास्ते में सिमेंग तुम्हें धैर्य से समझाता गया कि कौन से पौधे जहरीले हैं और कौन से फल खाए जा सकते हैं। तुम बार बार उसका धन्यवाद कर रहे थे और सोच रहे थे कि शायद ये बड़े भाई अच्छे इंसान हैं। लेकिन जंगल पहुंचते ही तुम्हारी गलत फहमी टूट गई। उसने तुम्हें एक किंग कांग लकड़ी का पेड़ दिखाया, जो सिर्फ तुम्हारी जांघ जितना मोटा था, और उसे काटने का आदेश दिया। तुमने पूरी ताकत लगाकर कुल्हाड़ी चलाई, लेकिन कुल्हाड़ी जोर से उछल गई और तुम्हारे हाथ सुन्न हो गए। पेड़ पर एक सफेद निशान तक नहीं पड़ा। सिमेंग ने जीभ चटकाते हुए सिर हिलाया और तुम्हें धक्का देकर हटाया। उसने अपने हाथों पर थूका और स्पिरिचुअल पावर लगाकर कुल्हाड़ी चलाई। एक ही वार में कुल्हाड़ी लकड़ी के अंदर गहराई तक धंस गई, लगभग पेड़ को 2 हिस्सों में तोड़ते हुए। फिर उसने कहा, तुम्हारा काम सिर्फ कुल्हाड़ी से छाल उतारना है, बस छाल। इस एक पेड़ से 2 दिन का कोटा पूरा हो जाएगा। तुम बड़ी मुश्किल से उस कठोर लकड़ी की छाल उतारने लगे। तुम्हारी हरकतें बेहद धीमी और अनाड़ी थीं। सिमेंग तुम्हें तिरस्कार से देखता रहा। अगर ऐसे ही काम किया तो अगली जिंदगी में भी टास्क पूरा नहीं होगा। फिर उसकी आंखों में चालाकी चमकी और वह मुस्कुराया। ऐसा करो, वो की अट्रैक्शन पिल मुझे दे दो। बदले में आगे से तुम्हें सिर्फ छाल उतारनी होगी। पेड़ काटने का भारी काम मैं करूंगा। तुम्हारा दिल धक से रह गया। तुम तुरंत समझ गए कि उसका असली मकसद क्या था। तुमने जल्दी से जवाब दिया, ब्रदर सिमेंग, अगर मेरे पास वो पिल नहीं रही तो मैं कल्टीवेशन कैसे करूंगा? और जब मेरे अंदर स्पिरिचुअल पावर आ जाएगी तो इन पेड़ों को काटना आपके लिए भी आसान हो जाएगा।
तुम्हारी बात सुनते ही सिमेंग का चेहरा काला पड़ गया। उसके बाद उसने तुमसे एक शब्द तक नहीं कहा। वह पागलों की तरह किंग कांग पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाने लगा। हर वार से जमीन कांप रही थी और लकड़ी के तेज टुकड़े ओलों की तरह उड़कर तुम्हारे शरीर से टकरा रहे थे। वह जानबूझकर ऐसा कर रहा था। आखिरकार जब पर्याप्त लकड़ी इकट्ठा हो गई तो तुम दोनों वापस लौटने लगे। सिर्फ खड़ी चढ़ाई पर उसने हल्का सा हाथ लगाया। बाकी पूरा रास्ता उसने तुम्हें अकेले उस भारी गाड़ी को धकेलने पर मजबूर किया। तुम्हारे मना करने के बाद से उसका व्यवहार तुम्हारे लिए लगातार यातना बन चुका था। जब तुम लोग लकड़ी काटने के मैदान में वापस पहुंचे तो तुम थकान से लगभग गिरने वाले थे। तभी तुमने देखा कि साओ अहोरान अब भी आंगन में लकड़ी चीर रहा था। अभी तक खत्म नहीं हुआ। तुम उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़े। तुम्हें देखते ही उसने पूरे दिन दबाकर रखी तकलीफ बाहर निकाल दी और फूट फूट कर रोने लगा। शियन, मेरे हाथ देखो। उसने कुल्हाड़ी जमीन पर फेंक दी और अपनी हथेलियां दिखाई। उसके हाथ पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। फटे हुए छालों से खून और पीला पानी निकल रहा था। उसके हाथ देखकर तुम्हारे पूरे शरीर में सर्द लहर दौड़ गई। तब तुम्हें समझ आया कि लकड़ी चीरना पेड़ काटने से भी ज्यादा भयानक काम था। इस तरह एरेंट्स डिसाइपल्स के रूप में तुम्हारा पहला दिन खत्म हुआ। सारे काम निपटाने के बाद तुम और साओ अहोरन भूखे आवारा कुत्तों की तरह डाइनिंग हॉल की कुर्सियों पर गिर पड़े। एडमिनिस्ट्रेटर हुआंग ने खुद खाना बनाया था। मेज स्वादिष्ट मांस से भरी हुई थी और उसकी खुशबू से तुम दोनों के मुंह में तुरंत पानी आ गया। किसी के कुछ कहने का इंतजार किए बिना तुम दोनों के चॉपस्टिक्स बिजली की तरह चलने लगे। तुम दोनों ऐसे खाना निगल रहे थे जैसे पूरी थाली ही खा जाओगे। पहले तुम्हें लगा कि खाने के लिए लड़ाई होगी, लेकिन ऊपर देखा तो बाकी सीनियर ब्रदर्स बड़े आराम से खा रहे थे। कुछ तो सिर्फ 2-3 कौर खाकर ही चले गए। एडमिनिस्ट्रेटर वांग तुम्हें देखकर हंसा और बोला, आराम से खाओ, कोई तुमसे खाना नहीं छीनने वाला। तुम अच्छी तरह समझते थे कि ऐसा क्यों है। वो सब कल्टीवेटर्स थे। अगर वो कई दिन खाना न भी खाएं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम और साओ अहोरान अभी शी कॉन्डेंसेशन स्टेज में दाखिल भी नहीं हुए थे। तुम दोनों पूरी तरह इस एक वक्त के खाने पर निर्भर थे। अगर अभी पेट भरकर नहीं खाते तो अगले दिन कुल्हाड़ी उठाने की ताकत तक नहीं बचती। रात का खाना खत्म होते ही तुम भागते हुए अपने कमरे में पहुंचे और जोर से दरवाजा बंद करके कुंडी चढ़ा दी। तुमने बेचैनी में अपने कपड़े उतार फेंके और सीने से बंधी उस पुरानी किताब को खोल दिया। आखिर पूरा दिन उसे शरीर से बांध कर रखने की वजह से रगड़ ने तुम्हारी चमड़ी छील दी थी और पेट में जलन हो रही थी। अगर मरने से पहले दादाजी ने इतनी सख्त चेतावनी ना दी होती तो शायद तुम कब का उस बेकार लगने वाली चीज को कूड़े में फेंक चुके होते। इसके बाद तुम बिस्तर के नीचे घुसे और वो छोटी डिब्बी निकाली जिसमें तुमने अपनी की अट्रैक्शन पिल छिपाकर रखी थी। तुमने डिब्बी थोड़ा सा खोला और यह देखकर कि दवा अभी भी अंदर सुरक्षित है, उसकी गाढ़ी और मदहोश कर देने वाली खुशबू को गहरी सांस लेकर महसूस किया। फिर भारी मन से उसे वापस छिपा दिया। तुमने खुद से बुदबुदाकर कहा, आज ब्रदर सिमेंग ने जो पौधों के बारे में बताया, मुझे उन्हें तुरंत लिख लेना चाहिए। इन्हें जानना मतलब पहाड़ में जिंदा रहना और न जानना मतलब मौत। तुमने जल्दी जल्दी ब्रश ढूंढा, लेकिन कमरे में कागज का एक टुकड़ा तक नहीं था। तभी तुम्हारी नजर उस बिना नाम वाले डाओइस्ट स्क्रोल पर जा टिकी। जो होगा देखा जाएगा। तुमने पहला पन्ना खोला और बहुत सावधानी से 3 शब्द लिखे, पिलुओ, वाइन। और उसी पल कुछ डरावना हुआ। जो शब्द तुमने अभी लिखे थे वो पूरी तरह गायब हो गए और उनकी जगह अचानक सुनहरे छोटे छोटे अक्षरों की अनगिनत पंक्तियां पूरे सफेद पन्ने पर उभरने लगीं। पिलुओ वाइन निम्न स्तर की जहरीली घास, छूने मात्र से त्वचा सड़ सकती है और शरीर लकवाग्रस्त हो सकता है। इलाज, पिसी हुई एनन ग्रास बाहर से लगाई। पहचान, नीली त्वचा प्रारंभिक अवस्था दर्शाती है। चांदी जैसी धारियां 1000 साल से अधिक उम्र का संकेत हैं, जिससे यह मॉर्टल रैंक तक पहुंच जाती है। नीचे तो बिल्वो वाइन की एक बेहद साफ और डरावनी तस्वीर भी उभर आई थी। ऐसा लग रहा था जैसे पौधा सच में किताब के अंदर जिंदा हो। तनों पर उगे छोटे छोटे रोने तक साफ दिखाई दे रहे थे। तुम पूरी तरह स्तब्ध रह गए। तुम्हारा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि जैसे गले से बाहर निकल आएगा। काफी देर बाद तुमने खुद को संभाला। तुमने झटके से किताब बंद की और फिर दोबारा खोला। सारे पन्ने फिर से खाली थे, बिल्कुल साधारण सफेद कागज। यहां तक कि जो शब्द तुमने खुद लिखे थे वो भी बिना निशान छोड़े गायब हो चुके थे।
तुम्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तुमने आंखें मली, ब्रश फिर उठाया और लिखा थॉर्न फ्रूट। अगले ही पल सुनहरे अक्षर फिर से पूरे पन्ने पर फैल गए। थॉर्न फ्रूट निम्न स्तर की कांटेदार स्पिरिचुअल प्लांट। कांटे जहरीले हैं लेकिन फल खाने योग्य है। डिटॉक्सिफिकेशन मेथड। स्पिरिचुअल पावर से रिफाइन करें या फ्राजाइल बैम्बू ग्रास का सेवन करें। पहचान। हरा फल प्रारंभिक अवस्था दर्शाता है। गहरा लाल रंग मॉर्टल रैंक तक पहुंचने का संकेत है। इस बार तुम्हें पूरा यकीन हो गया। तुमने उस स्क्रोल को पूरी ताकत से अपने सीने से लगा लिया और उत्साह में तुम्हारा शरीर कांपने लगा। बेकार किताब, ये तो एक डिवाइन ट्रेजर था। अगले कई दिनों तक तुम सिमेंग के साथ पहाड़ों में लकड़ी काटने जाते रहे। देखते ही देखते आधा महीना गुजर गया। तुम्हारा कल्टीवेशन एक रत्ती भी नहीं बढ़ा था। हालांकि शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया था, फिर भी अकेले क्वोटा पूरा करना अभी भी नामुमकिन सपना था। तुम्हारे पास सीमेंग के नीचे काम करने और उसकी लगातार बेइज्जती सहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हें उस बात ने बेचैन कर रखा था जो ब्रदर स्वांगी ने कही थी। उसने कहा था कि स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी जगह में आधा महीना रहने पर स्पिरिचुअल रूट जाग जाती है। लेकिन सेक्ट में आए तुम्हें पूरे 2 महीने हो चुके थे और तुम्हारे शरीर के अंदर अब भी पूरा सन्नाटा था। यहां तक कि साओ अहोरन, जिसकी रूट सिर्फ 4 एलिमेंट इम्प्योर रूट थी, वो भी पहले ची कॉन्डेंसेशन लेवल तक पहुंच चुका था। अब वो अपना काम अकेले पूरा कर लेता था, जबकि तुम अब भी कमजोर और बेकार थे। आखिर तुम और इंतजार नहीं कर पाए। हिम्मत जुटाकर तुम फिर माइनर टास्क्स हॉल में स्वांगी से मिलने गए। ब्रदर स्वांगी, 2 महीने हो गए हैं। साओ अहोरन पहले स्तर तक पहुंच गया, लेकिन मैं अब तक क्यों नहीं पहुंच पाया? तुम्हारी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। स्वांगी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर कहा, शांत रहो। अहोरन की रूट 4 एट्रीब्यूट्स वाली है, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारे पास पूरे 5 एलिमेंट्स वाली इम्प्योर रूट है। तुम्हारा धीरे बढ़ना सामान्य है। तुमने दांत भींचते हुए आखिर अपने दिल की सबसे बड़ी इच्छा बोल दी। ब्रदर स्वांगी, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा तरीका है जिससे स्पिरिचुअल रूट की एप्टीट्यूड बेहतर की जा सके? तुम्हारी बेबसी देखकर स्वांगी भी कुछ नरम पड़ गया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, है। कहते हैं कि प्राचीन काल में एक इमॉर्टल ने गुआन डिवाइन आर्ट नाम की टेक्निक से अपनी स्पिरिचुअल रूट को मजबूत किया था, लेकिन वो टेक्निक समय के साथ खो गई। कोई नहीं जानता कि वो सच थी या सिर्फ कहानी। तुमने स्वांगी को धन्यवाद कहा और तुरंत अपने कमरे की तरफ लौट गए। किसी और के लिए यह सिर्फ एक असंभव दंतकथा होती, लेकिन तुम्हारे लिए हालात अलग थे। कमरे में पहुंचते ही तुम बिस्तर से उछल पड़े। अचानक तुम्हारे दिमाग में बिजली सी कौंधी। अगर ये रहस्यमयी स्क्रोल स्पिरिचुअल प्लांट्स के सारे राज खोल सकता है, तो क्या ये खोई हुई टेक्निक्स भी नहीं बता सकता, जैसे कि ग्वान डिवाइन आर्ट? तुमने तुरंत मोमबत्ती जलाई और कांपते हाथों से ब्रश उठाकर स्क्रोल पर 4 शब्द लिखे, ग्वान डिवाइन आर्ट। जैसा तुमने सोचा था, सुनहरे अक्षर फिर से पूरे पन्ने पर फैल गए। ये वही लेजेंडरी और खो चुकी टेक्निक थी, ग्वान डिवाइन आर्ट। लेकिन यह टेक्निक बेहद खतरनाक थी। इसे कल्टीवेट करने के लिए विशेष मेडिसिनल सप्लीमेंट्स की जरूरत थी, और स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन करना या उन सप्लीमेंट्स को अब्जॉर्ब करना दोनों ही जानलेवा साबित हो सकते थे। इतना ही नहीं, इसे शुरू करने के लिए कम से कम फर्स्ट ची कंडेंसेशन लेवल जरूरी था। स्पिरिट कंडेंसिंग ग्रास, मरो क्लींजिंग फ्लावर, ब्लेजिंग सन फ्रूट। तुमने जल्दी जल्दी सारे जरूरी स्पिरिचुअल इंग्रेडिएंट्स लिख लिए, फिर उनके नाम दोबारा स्क्रॉल पर लिखकर उनका रूप और हैबिटेट जाना। तुमने हर डिटेल अपने दिमाग में ऐसे बसा ली जैसे आग से दाग दिया हो। अब से तुम्हें पहाड़ों में इन्हें ढूंढना था, और अगर ना मिले तो कंट्रीब्यूशन पॉइंट से खरीदना पड़ता। 1 महीने बाद लगातार स्पिरिचुअल एनर्जी के असर से तुम्हारी 5 एलिमेंट स्पिरिचुअल रूट आखिरकार इतनी नरम हो चुकी थी कि आखिरकार तुम अपनी स्पिरिचुअल रूट को अपनी चेतना से जोड़ने में सफल हो गए। लेकिन स्पिरिचुअल पावर को कंडेंस करने की प्रक्रिया तुम्हारे लिए किसी यातना से कम नहीं थी। जहां साओ अहोरन को अपना डंटियन स्पिरिचुअल एनर्जी से भरने में सिर्फ 3 घंटे लगते थे, वहीं तुम्हें पूरे 6 घंटे लगते थे। लेकिन इस लगातार चलने वाली तकलीफ के साथ एक अनपेक्षित फायदा भी आया, क्योंकि स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे शरीर को दूसरों की तुलना में 2 गुने समय तक शुद्ध करती थी। तुम्हारा शरीर असाधारण रूप से मजबूत हो चुका था। तुमने कड़वी मुस्कान के साथ सोचा,
शायद दादाजी इसी को आसमानों का न्याय कहते थे। आखिर वो पल आ गया। तुमने बिस्तर के नीचे छिपाकर रखी उसकी अट्रैक्शन पिल को उत्साह से निकाला, जिसे तुम खजाने की तरह संभाल कर रखे हुए थे, और बिना हिचक उसे निगल लिया। पिल मुंह में जाते ही घुल गई और एक जंगली हिंसक ऊर्जा तुम्हारे शरीर में विस्फोट की तरह फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बांध टूटने वाला हो। वो ऊर्जा तुम्हारे D10 और हर मेरिडियन पर बेकाबू होकर टकरा रही थी। जब उसका असर आखिरकार शांत हुआ, तुम्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे तुम्हारे शरीर को वर्षों तक लोहे की तरह तपाकर गट्टा गया हो। तुम्हारी मांसपेशियां रस्सियों की तरह कसी हुई थीं और तुम्हारा डंटियन कई गुना बड़ा हो चुका था। सिर्फ एक पिल पूरे 1 साल की कठिन ट्रेनिंग के बराबर थी। फर्स्ट लेवल ची कॉन्डेंसेशन, तुम आखिर वहां पहुंच चुके थे। तुमने झटके से आंखें खोलीं और महसूस किया कि शक्ति तुम्हारी नसों में उफन रही है। अब तुम्हारी नजर और सुनने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी। ताकत की वो नई अनुभूति तुम्हें आसमान की तरफ चिल्लाने पर मजबूर कर रही थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही तुम अपनी कुल्हाड़ी लेकर अकेले पहाड़ पर चढ़ गए। आज तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं थी। तुमने जानबूझकर सबसे मोटे किंग कांग पेड़ों में से एक चुना। गहरी सांस लेकर तुमने अपने डंटियन में जन्मी स्पिरिचुअल पावर को चैनल किया। पल भर में तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ गई और हाँ, एक जोरदार वार के साथ कुल्हाड़ी पेड़ पर गिरी। क्लैंग! पूरा जंगल गूंज उठा। कुल्हाड़ी की धार कठोर छाल को चीरती हुई लगभग 1 इंच अंदर धंस गई। हो गया! खुशी तुम्हारे सीने में फट पड़ी। तुमने कुल्हाड़ी निकाली और उसी दरार पर दोबारा स्पिरिचुअल पावर भरकर पूरी ताकत से दूसरा वार किया। क्लैंग! कुल्हाड़ी आधा इंच और अंदर चली गई, लेकिन उस विशाल पेड़ को गिराने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी था। तुमने तीसरी बार कुल्हाड़ी उठाई, लेकिन जैसे ही वार नीचे आया, तुम्हारा स्टैमिना जवाब दे गया। धार फिसल गई और किनारे की छाल काट कर रह गई। धत! तुम्हारी आंखें निशाना साफ देख रही थीं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा था। तुम बुरी तरह हांफने लगे और थोड़ी देर आराम करना पड़ा। काफी मेहनत के बाद जब तुमने 3 इंच गहरा कट बना लिया, तब तुमने अपनी बची हुई सारी ताकत लगाकर पेड़ को धक्का दिया। क्रैक! पेड़ आखिरकार गिर पड़ा, लेकिन उसी पल तुम्हारे पूरे शरीर में भयानक कमजोरी फैल गई। तुम्हारे पैर कांप गए और तुम लगभग घुटनों के बल गिर पड़े। अंदर झांक कर देखा तो तुम्हारा डैंटियन पूरी तरह खाली था। तुम्हारा कल्टीवेशन एकदम निचुड़ चुका था। मजबूर होकर तुम जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए और मेडिटेशन शुरू कर दी। तभी तुम्हें एहसास हुआ कि दोपहर तक भी पूरी रिकवरी होना मुश्किल है। आज का कोटा पूरा करना लगभग चमत्कार जैसा होने वाला था। तभी सूरज निकलने लगा और सिमेंग कुल्हाड़ी कंधे पर रखे अहंकार से भरा हुआ पहाड़ पर आ पहुंचा। उसने तुम्हारे पास से गुजरते हुए देखा कि तुम पहले ही एक किंग कांग पेड़ गिरा चुके हो, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं आई, सिर्फ तिरस्कार था। वाह सुयान, कहीं ऐसा तो नहीं कि फर्स्ट ची कंडेंसेशन लेवल में पहुंचते ही तुम्हें पंख निकल आए हों और अब तुम्हें मेरी जरूरत ना रही हो? वह धीरे धीरे तुम्हारे पास आया। मैंने एडमिनिस्ट्रेटर वोंग से पूछ लिया है। तुम वो कूड़ा हो जिसके पास सबसे खराब 5 एलिमेंट्स रूट है। जहां बाकी लोग शुरुआत करते हैं, वही तुम्हारी अंतिम मंजिल है, समझे? अगर अक्लमंद हो तो अब से हर महीने अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मुझे ट्रिब्यूट के रूप में दे दिया करो। बदले में मैं रोज तुम्हारे लिए एक पेड़ काट दिया करूंगा, ताकि तुम्हें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। उसकी आवाज दबाव और अहंकार से भरी थी, लेकिन तुम जानते थे कि वो सिर्फ तुम्हें परेशान करने के लिए ऐसा नहीं कह रहा। उसकी नजर में तुम पर कल्टीवेशन रिसोर्सेज खर्च करना ही पाप था। तुमने धीरे धीरे आंखें खोलीं, उसे सीधा देखा और दुनिया की सबसे विनम्र आवाज में सबसे घमंडी बात कही। ब्रदर सिमेंग की दयालुता के लिए धन्यवाद। मुझे पता है मेरी एप्टीट्यूड कचरा है, लेकिन मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। सिमेंग एक पल के लिए जड़ हो गया, फिर अचानक पागलों की तरह हंसने लगा। हा हा हा, नए आए हुए कचरे, तुम जैसे कमजोर लोग हमेशा इतने ही अज्ञानी और घमंडी होते हैं। उसने उंगली दिखाते हुए दया भरे अंदाज में सिर हिलाया। ठीक है, कोशिश करते रहो। जब और सहन न हो पाए, तब घिसटते हुए मेरे पास भीख मांगने आना। इतना कहकर वह जंगल के अंदर चला गया, बिना पीछे मुड़े। तुमने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया। तुमने पास की बेल से थॉर्न फ्रूट्स तोड़े और पत्तों समेत निकल गए। पेट में कुछ जाते ही कमजोरी थोड़ी कम हुई। तुम उठे और फिर से कुल्हाड़ी उठा ली।
शाम तक तुम लकड़ियों से भरी गाड़ी घसीटते हुए आरा मिल वापस लौटे। थकान तुम्हारी हड्डियों तक उतर चुकी थी। एडमिनिस्ट्रेटर वोंग ने तुम्हें देखते ही हल्की सी सच्ची मुस्कान दी। आज अकेले गए थे? तुमने थकी हुई मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी मास्टर, मैं फर्स्ट जी कंडेंसेशन लेवल तक पहुंच गया हूं। एडमिनिस्ट्रेटर वांग ने लकड़ी तौलकर तुम्हारे कंधे पर हाथ मारा। 120 किलो? बुरा नहीं, लेकिन कल थोड़ा कम लाना। काम करते करते खुद को मार मत डालना। तुम जानते थे कि तुमने कोटा बहुत ज्यादा पार कर दिया था, लेकिन तुम नए थे। तुम सिमिंग जैसे पुराने लोगों की तरह ढीले नहीं पड़ सकते थे। रात को खाना खाने के बाद तुम फिर खुद को कमरे में बंद करके कल्चरेशन करने लगे। सिमिंग सोचता था कि तुम ज्यादा दिन नहीं टिकोगे, लेकिन वो गलत था। तुमने हार नहीं मानी, बल्कि धीरे धीरे हर दिन मजबूत होने की उस भावना के आदी हो गए। लकड़ी काटना अब तुम्हारे लिए ट्रेनिंग बन चुका था, और इसी तरह आधा साल गुजर गया। देखते ही देखते 6 महीने बीत गए। पहले जहां तुम्हें टास्क पूरा करने में 6 घंटे लगते थे, अब तुम बिना पसीना बहाए सिर्फ 4 घंटे में काम खत्म कर देते थे। तुम्हारे कुल्हाड़ी के वार पहले से कहीं ज्यादा सटीक हो चुके थे, और स्पिरिचुअल पावर पर तुम्हारा कंट्रोल भी निखर चुका था। अब तक तुम 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जमा कर चुके थे। ये या तो एक और की अट्रैक्शन पिल खरीदने के लिए काफी थे, या फिर एक मैरो क्लेंजिंग फ्लावर के लिए। तुम दुविधा में थे। पिल तुम्हारा कल्टीवेशन तेज कर देती, लेकिन मैरो क्लेंजिंग फ्लावर ही ग्वन डिवाइन आर्ट को सीखने और अपनी स्पिरिचुअल रूट को बेहतर बनाने की असली चाबी थी। जड़ से समस्या को हल करना ही सबसे सही रास्ता था। आखिर तुमने फैसला कर लिया। लंबे समय में अपनी स्पिरिचुअल रूट को बेहतर बनाना ही सफलता पाने का एकमात्र तरीका था। जब तुम माइनर टास्क हॉल पहुंचे, वहां हमेशा की तरह स्वांगी और अंधे भाई गुचेन मौजूद थे। अरे लड़के, तुम फर्स्ट जी कंडेंसेशन लेवल तक पहुंच गए। स्वांगी ने तुम्हें देखते ही हैरानी छिपाई नहीं। तुमने सम्मान से झुककर अपनी पहचान वाली प्लाक उसे थमा दी और कहा, ब्रदर स्वांगी, मैं अपने 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले एक हाई ग्रेड स्पिरिचुअल हर्ब लेना चाहता हूं, मरो क्लेंजिंग फ्लावर। स्वांगी ने सिर हिलाया और पहली बार खुद तुम्हें ट्रेजर पैविलियन तक लेकर गया। लेकिन जैसे ही तुम दोनों वहां से निकले, अचानक आसमान में एक उड़ती हुई तलवार गरजती हुई आई और माइनर टास्क हॉल के सामने आकर उतर गई। तलवार से की कॉन्डेंसेशन पीक पर पहुंचा एक कल्टीवेटर उतरा, और उसके पीछे एक खूबसूरत जवान लड़की थी। कुचेन तुरंत खड़ा हो गया। तलवार से उतरा कल्टीवेटर मुस्कुराते हुए उसके बेहद करीब आया, जैसे जानबूझकर उसके चेहरे के सामने खड़ा होकर यह परखना चाहता हो कि वह सच में अंधा है या नहीं। कुचेन देख नहीं सकता था, लेकिन उस आदमी के अंदर से निकल रही घमंडी और अपमानजनक भावना साफ महसूस कर सकता था। फिर भी उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तभी लड़की ने बात की, क्या तुम्हें अभी भी मैं याद हूं? गुचेन ने तुरंत पहचान लिया। वो श्याओ वैन थी, वही लड़की जिसने सबके सामने तुम्हारे साथ अपनी सगाई तोड़ दी थी। हाँ, श्याओ वैन ने घमंड से सिर उठाकर जवाब दिया। गुचेन ने हल्का सा झुककर कहा, सीनियर सिस्टर श्याओवान को मेरा सम्मान। बस इतना सा झुकना भी श्याओवान के अहंकार को असम्मान तक पहुंचा गया। कभी जो इमॉर्टल्स उसे ऊपर से देखते थे, अब वही उसके सामने झुक रहे थे। यह एहसास नशे जैसा था। उसने ठुड्डी ऊपर उठाई और हुक्म देने वाले अंदाज में बोली, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी। सियन कहाँ है? गूचन ने शांत स्वर में जवाब दिया, सीनियर सिस्टर को बताना चाहता हूं कि वह अभी लकड़ी काटने वाले मैदान में सर्वेंट डिसाइपल है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन अंदर ही अंदर वह हंस रहा था। एक साधारण सेकंड लेवल कल्टीवेटर उस पर आदेश चला रही थी, जबकि वह खुद 9G कंडेंसेशन लेवल पर था। अगर यह सेक्ट के अंदर ना होता, तो वह एक हाथ के इशारे से उसे खत्म कर सकता था। श्याओ वैन ने ठंडे स्वर में कहा, मैं अपनी कल्चरेशन केव बनवा रही हूं। मुझे 2 लोगों की जरूरत है, और उनमें से एक शियान होना चाहिए, समझे? कुचेन ने तुरंत सिर झुका दिया, समझ गया। श्याओ वैन और उसके साथ आया सीनियर ब्रदर लुयांग जगह की जानकारी देकर अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड पर वापस उड़ गए। तभी स्वांगी तुम्हारे साथ वापस हॉल में लौट आया। सियान रुको! अचानक गुचेन ने तुम्हें आवाज दी। तुमने हैरानी से पूछा, क्या बात है ब्रदर गुचन? उसने ठंडी आवाज में कहा, किसी ने खास तौर पर तुम्हें एक काम के लिए चुना है। काम 1 महीने चलेगा और इनाम 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स होगा। तुम्हें कल्टीवेशन केव बनाने में मदद करनी है। अगर काम जल्दी खत्म भी हो गया तो पूरे पॉइंट्स मिलेंगे।
इस दौरान तुम्हें लकड़ी काटने का काम नहीं करना पड़ेगा। जाओ, अपना सामान तैयार करो और कल सुबह जल्दी यहां आ जाना, और साओ अहोरान को भी साथ लाना। तुमने ज्यादा सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप सिर झुका दिया। हॉल से निकलते ही तुम सीधे पहाड़ों की तरफ भागे, क्योंकि तुम्हारी नजर काफी समय से एक स्पिरिट कंडेंसिंग ग्रास पर थी। कमरे में लौटकर तुमने उस जड़ी बूटी को मैरो क्लेंजिंग फ्लावर और ब्लेजिंग सन फ्रूट के साथ पीसकर मिला दिया। फिर आंखें बंद करके पूरा मिश्रण एक ही बार में निगल लिया। जैसे ही वो दवा पेट में पहुंची, तुम्हारे अंदर जलता हुआ भयानक दर्द फट पड़ा। तुम्हारा मन किया सब उल्टी कर दो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दवा की ऊर्जा बेकाबू होकर फैलने लगी और तुम्हारे शरीर की स्पिरिचुअल एनर्जी उल्टी दिशा में बहने लगी। तुम नियंत्रण खोकर जमीन पर गिर पड़े और बुरी तरह तड़पने लगे। दर्द से तुम्हारे मुंह से चीख निकल गई, लेकिन तुमने तुरंत अपना मुंह दोनों हाथों से दबा लिया, क्योंकि तुम्हें डर था कि कोई सुन ना ले। वो ऊर्जा ऐसे लग रही थी जैसे पिघला हुआ लोहा तुम्हारी नसों को बार बार जला रहा हो। शरीर की हर हड्डी, हर इंच चमड़ी तुम्हें ऐसा दर्द दे रही थी जैसे तुम्हें जिंदा खाल समेत छीला जा रहा हो। तुम पूरी रात जमीन पर सिकुड़कर कांपते रहे। तुम्हें सिर्फ एक चीज होश में रख रही थी। तुम साफ महसूस कर पा रहे थे कि तुम्हारी बिखरी हुई 5 एलिमेंट्स स्पिरिचुअल रूट धीरे धीरे शुद्ध हो रही थी। सुबह होते होते दवा की ऊर्जा आखिर खत्म हो गई। तुम लगभग घिसटते हुए उठे और तुरंत क्वान डिवाइन आर्ट चलाना शुरू कर दिया। इस टेक्निक का पहला चरण था अपनी स्पिरिचुअल रूट के अंदर जबरदस्ती मना कंडेंस करना और फिर उसी मना से रूट को मजबूत करना। ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे सीने के अंदर आग जल रही हो और तुम भीतर से जल रहे हो। माथे से मोटे मोटे पसीने की बूंदें गिर रही थीं। दर्द से तुम्हारे होंठ सफेद पड़ गए और दांत लगातार कांप रहे थे, लेकिन तुम रुके नहीं। 1 घंटे बाद जब टेक्निक का पहला साइकिल पूरा हुआ, तुम हांफते हुए जमीन पर गिर पड़े जैसे पानी से बाहर निकली मछली। और तभी तुम्हें फर्क महसूस हुआ। अब स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब और कंडेंस करने की तुम्हारी गति पहले से दोगुनी हो चुकी थी। भले ही तुम्हारी एप्टीट्यूड अभी सिर्फ साओ अहोरन की 4 एलिमेंट रूट के बराबर पहुंची थी, लेकिन इसने तुम्हें उम्मीद वापस दे दी। तय समय आने पर तुम साओ अहोरन को लेने गए और दोनों समय पर हॉल पहुंच गए। मेरे पीछे आओ, कुचन ने बस इतना कहा और अपनी फ्लाइंग सोर्ड बुलाकर आसमान में उड़ गया। तुम दोनों जमीन पर पूरी ताकत से भागते हुए उसके पीछे पीछे दौड़े, ताकि पीछे ना रह जाओ। तुम लोग लगभग फेफड़े उगल देने की हालत तक दौड़ते रहे। तब जाकर एक विशाल क्लिफ के नीचे पहुंचे जो स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ था। ऊपर खड़ी 2 आकृतियों की तरफ इशारा करते हुए कुचेन ने तिरस्कार से कहा, सीनियर सिस्टर शाओवान, मैं लोगों को ले आया हूं। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, शाओवान ने ठंडी आवाज में कहा। तुम और साओ अहोरान अभी सांस संभाल ही रहे थे कि ऊपर देखकर तुम्हारी नजर उस खूबसूरत लेकिन अहंकार से भरे चेहरे पर पड़ी। शाओवान, तुम अनजाने में बुदबुदा उठे। तुम्हारे सामने खड़ी शाओ वैन अब इनर सर्कल डिसिप्लिन की शानदार रोब्स पहने हुए थी और उसका कल्चरेशन पहले ही सेकंड जी कंडेंसेशन लेवल तक पहुंच चुका था। तभी उसके बगल में खड़ा ल्यू यांग गुस्से से फट पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीनियर सिस्टर शाओ वैन का नाम सीधे लेने की? वह एक छलांग में तुम्हारे सामने आ पहुंचा। छटाक! एक जोरदार थप्पड़ ने तुम्हें हवा में उड़ा दिया। तुम जोर से जमीन पर गिरे और तुम्हारे चेहरे का पूरा दाहिना हिस्सा तुरंत सुन्न हो गया। मुंह में खून का स्वाद भर गया और तुम्हारा सिर बुरी तरह घूमने लगा। तुम्हारे बगल में खड़ा साओ अहोरान डर के मारे तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ा और पागलों की तरह सिर झुकाकर प्रणाम करने लगा। ब्रदर और सिस्टर सीनियर को प्रणाम। लुयांग तुम्हें धूल में लौटता देखकर संतुष्टि भरी क्रूर मुस्कान के साथ बोला, सियन, अब शाओवान इनर सर्कल डिसाइपल है। आज के बाद जब भी उसे देखो, उसे सीनियर सिस्टर कहकर बुलाना। शाओवान ऊपर से तुम्हें गौर तिरस्कार से देख रही थी। उसने अपनी स्टोरेज बैग से एक निर्माण का नक्शा और कई पत्थर तराशने वाले औजार फेंके। इस नक्शे के मुताबिक यहीं एक कल्टीवेशन केव बनाओ। तुम्हारे पास 1 महीने का समय है। अगर एक भी गलती हुई या समय पर खत्म नहीं किया तो मैं तुम्हारी कल्टीवेशन बेसिस तोड़कर तुम्हें पहाड़ से बाहर फेंकवा दूंगी। इतना कहकर वह मीठे अंदाज में ल्यूंग के हाथ से लिपट गई और दोनों फ्लाइंग स्वॉर्ड पर उड़ते हुए चले गए। उनके गायब होते ही साओ अहोरान ने गुस्से में जमीन पर थूक दिया।
कमीनी एहसान, फरामोश। गांव में तो तेरे पीछे पालतू कुत्ते की तरह घूमती थी और अब सेक्ट में आकर खुद को आसमान समझने लगी। तुमने होंठ के किनारे से खून पोंछा और धीरे धीरे उठ खड़े हुए। तुम्हारी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। अब उसके पास हाई ग्रेड स्पिरिचुअल रूट है, वो अनटचेबल इनर सर्कल डिसिपल बन चुकी है। और मैं सिर्फ उसका दयनीय एक्स फियांसे हूं जिसके पास 5 एलिमेंट्स इम्प्योर रूट है। अगर वो मुझे कुचल कर अपनी सुपीरियोरिटी नहीं दिखाएगी तो और कैसे साबित करेगी कि वो हमसे ऊपर है? तुम दोनों ने औजार उठाए और पूरी ताकत से पत्थर की दीवार पर प्रहार करना शुरू कर दिया। हेया हेया! हर जोरदार वार के साथ तुम दोनों अपने गांव का गीत चिल्ला चिल्ला कर गाने लगे और अपनी सारी बेइज्जती, गुस्सा और दर्द उस अडिग चट्टान पर उतारने लगे। शाम तक श्याओ वैन वापस क्लिफ पर लौटी और देखा कि तुम लोगों ने पत्थर में एक बड़ा गड्ढा खोद दिया है। वहीं दूसरी तरफ तुम और साओ अहोरान स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म होने की वजह से उसी अधबनी केव के अंदर गहरी नींद में बेहोश पड़े थे। किसने तुम्हें यहां अंदर सोने की इजाजत दी? एक तीखी चीख ने तुम दोनों को झटके से जगा दिया। साओ अहोरान जल्दी से उठकर झुक गया। सीनियर सिस्टर, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो गई थी। हमने सोचा था आज रात थोड़ा आराम करके सुबह फिर काम शुरू करेंगे। हम वादा करते हैं कि काम में देरी नहीं होगी। श्याओ वैन ने घृणा से भरी नजरों से तुम दोनों को देखा और पूरी ताकत से चिल्लाई, ये केव मेरा भविष्य का सेक्रेट कल्चरेशन प्लेस है। तुम जैसे घटिया सर्वेंट डिसाइपल्स इसकी हवा तक गंदी करने लायक नहीं हो। अभी के अभी बाहर निकलो। साओ अहोरन डर के मारे कुछ कह नहीं पाया। उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा और तुम्हें बाहर घसीट लिया। जिस केव को तुम दोनों ने अपने हाथों से खोदा था उसी से तुम्हें सड़क के कुत्तों की तरह बाहर निकाल दिया गया। श्याओवन ने तभी चैन की सांस ली जब उसने तुम दोनों को बाहर खड़े देखा। उसने उंगली सीधे तुम्हारी तरफ तानी और हर शब्द चबा चबा कर बोली, अगर मैंने दोबारा तुम्हें अंदर सोते देखा तो ब्रदर लियंग से तुम्हारी टांगें तुड़वा दूंगी। धमकी देकर आखिर वह संतुष्ट होकर चली गई। उसके जाते ही साओ अहोरान ने होंठ हिलाते हुए बिना आवाज के उसकी पीठ पीछे गालियां दी। घटिया एहसान, फरामोश औरत। जिस दिन मैं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट तक पहुंच गया ना, उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पिटाई करूंगा। इतनी गालियां देने के बावजूद उसमें वापस केव के अंदर जाने की हिम्मत नहीं थी। बाहर की ठंडी हवा हड्डियों तक चीर रही थी। तेज हवा चेहरे पर ऐसे लग रही थी जैसे कोई चाकू चला रहा हो। अगर तुम दोनों कल्टीवेटर्स ना होते और तुम्हारे शरीर आम इंसानों से ज्यादा मजबूत ना होते तो शायद उसी वीरान पहाड़ पर ठंड से मर जाते। तुम अभी एक पत्थर से टिककर बैठे ही थे कि बर्फ जैसी हवा के झोंके ने तुम्हारी आंखें तक खोलने नहीं दी। तुमने साओ अहोरान से कहा, छोड़ो, जल्दी स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर करते हैं और काम शुरू करते हैं। जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतनी जल्दी यहां से निकल पाएंगे। साओ अहोरान तुरंत सीधा बैठ गया और हाथ रगड़ते हुए उन पर गर्म सांस फूंकने लगा। तुम सही कह रहे हो। तुम दोनों ने रात के आसमान के नीचे पालथी मारकर कल्टीवेशन शुरू कर दी। 1 घंटे बाद स्पिरिचुअल एनर्जी वापस आते ही तुम लोग चांदनी में केव से मलबा निकालने लगे। सिर्फ सुबह होने और सूरज की रोशनी पड़ने पर ही तुम लोग असली कार्विंग करते, क्योंकि अंधेरे में गलती हो जाने का डर था और उसका मतलब एक और क्रूर सजा हो सकती थी। तुम लोग दिन में मुश्किल से 1 घंटा आराम करते, वो भी सोना नहीं बल्कि मेडिटेशन करके थकान को धोखा देना होता था। तुम दोनों अभी अभी की कंडेंसेशन लेवल तक पहुंचे थे, इसलिए यह रफ्तार नरक जैसी थी। लगातार 7 दिनों तक तुम लोग ऐसे ही काम करते रहे, यहां तक कि आंखों के सामने तारे घूमने लगे और हाथ कांपने लगे। तुमने साओ अहोरान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, थोड़ा आराम कर, मैं कुछ खाने को ढूंढ कर लाता हूं। तुम लड़खड़ाते हुए जंगल की तरफ चले गए, जबकि साओ अहोरान वहीं बैठकर मेडिटेशन करने लगा। लेकिन तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद ही आसमान में एक रोशनी चमकी और लियुयांग श्याओ वैन के साथ नीचे उतरा। केव का आकार बनता देखकर आखिर श्याओ वैन के चेहरे पर हल्की संतुष्टि दिखाई दी। लेकिन जब उसकी नजर इधर उधर घूमी तो वह भौं सिकोड़कर बोली, साओ अहोरन, सियान कहाँ गया? साओ अहोरन घबराकर तुरंत उठा और झुक गया। सीनियर सिस्टर, सियान कुछ जंगली फल लेने गया है, वो अभी वापस आ जाएगा। श्याओ वैन ने होंठ टेढ़े कर लिए, जैसे उसे उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा ना हो। उसी समय तुम दौड़ते हुए लौटे। तुम्हारी कपड़ों की तह में जंगली फलों का ढेर भरा हुआ था।
दोनों को देखते ही तुम्हारा चेहरा अंधेरा पड़ गया, लेकिन गुस्सा निगलकर तुमने झुककर कहा, ब्रदर सीनियर और सीनियर सिस्टर को प्रणाम। शौवन ने तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं, जैसे तुम उसके लिए हवा से ज्यादा कुछ नहीं थे। उसने साओ अहोरन की तरफ मुड़कर अपनी रोब से एक वाउचर निकाला और बोली, ये 1,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स है। असल में इन्हें तुम दोनों में बराबर बांटना था। उसने जानबूझकर रुककर तुम्हारी तरफ बर्फ जैसी ठंडी नजर डाली। लेकिन यहां मेहनत करते हुए मुझे सिर्फ एक इंसान दिखाई दिया, दूसरा तो बस इधर उधर घूम रहा था। इसलिए ये पूरे 1,000 पॉइंट्स सिर्फ तुम्हारे हैं, साओ अहोरन। उसकी बातें बर्फीले पहाड़ की तरह तुम पर टूट पड़ी और सिर से पैर तक तुम्हें जमा गई। साओ अहोरन पूरी तरह जड़ हो गया। उसमें विरोध करने की हिम्मत तक नहीं थी। उसने गहराई से झुककर दोनों हाथों से वाउचर लिया और चापलूसी भरी मुस्कान के साथ बोला, बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर सिस्टर। शाओवान ने आदेश भरे स्वर में कहा, केव का सारा मलबा साफ करो और फिर यहां से दफा हो जाओ। मैं फॉर्मेशन मास्टर को लेकर आने वाली हूं, इसलिए जल्दी करो। आदेश देकर वह लुयांग के साथ फ्लाइंग सोर्ड पर चढ़ी और आसमान में गायब हो गई। शुरुआत से अंत तक उसने तुम्हारी तरफ दोबारा देखा तक नहीं। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा खून, तुम्हारी थकान उसने एक ही वाक्य में मिटा दी। तुम्हारे सीने में बर्फ जैसा ठंडा दर्द जमा गया। तुमने मुट्ठियां भींच लीं और बिना कुछ बोले मुड़कर जाने लगे। सियान रुको! सावा होरन दौड़ता हुआ तुम्हारे पास आया और अचानक पूरे 1,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स वाला वाउचर तुम्हारे हाथ में ठूंस दिया। मेरे पास अभी भी वो 500 पॉइंट्स हैं जो मैंने पहले बचा कर रखे थे। उसने हमेशा की तरह सीधी और ईमानदार आवाज में कहा, अगर तुम्हें स्पिरिचुअल हर्ब्स खरीदनी है तो तुम इन्हें इस्तेमाल कर लो। वैसे भी मुझे इनकी जरूरत नहीं है। यही लड़का जो कुछ देर पहले डर के मारे घुटनों पर था, अब बिना झिझक अपना पूरा इनाम तुम्हें दे रहा था। तुम्हारी आंखों में अचानक गर्मी भर आई। तुमने तुरंत मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया और आस्तीन से चेहरा पोंछ डाला ताकि वो तुम्हें देख ना पाए। तुम बिना कुछ बोले केव के अंदर गए, जंगली फल उसकी तरफ फेंके और औजार उठाकर फिर से काम में जुट गए। तुम दोनों ने मिलकर रिकॉर्ड समय में सारा मलबा साफ कर दिया। सब कुछ ठीक करने के बाद तुम सीधे माइनर टास्क्स हॉल पहुंचे और काम पूरा होने की रिपोर्ट दी। जब गुचेन ने तुम्हें लौटते देखा, उसका रवैया पहले से काफी नरम था। साफ था कि वह समझ चुका था कि श्याओ वैन ने तुम्हें मदद के लिए नहीं बल्कि अपमानित करने के लिए बुलाया था। उसने पूछा, उन्होंने तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी की? तुमने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं, हमें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिल गए। तुम्हारी आवाज में शिकायत का एक कतरा तक नहीं था। गुचन ने सिर हिलाया, अच्छा है। उसके बाद तुम और सौ अहोरन सीधे ट्रेजर पेविलियन गए। बिना एक पल गंवाए तुमने पूरे 1,000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स गुआन डिवाइन आर्ट के लिए जरूरी सारी स्पिरिचुअल हर्ब्स खरीदने में खर्च कर दिए। ये सब सिर्फ एक डोज के लिए पर्याप्त था। वापस लौटते समय सौ अहोरान आखिर खुद को रोक नहीं पाया। सियन, आखिर तुमने ये सारी हर्ब्स किस लिए खरीदी हैं? तुमने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, भविष्य में बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो तुम यकीन नहीं करोगे। फिर तुमने उसके कंधे पर हाथ रखा और गंभीर स्वर में कहा, जो 500 पॉइंट्स तुमने मुझे दिए हैं, मैं उन्हें उधार मानता हूं। साल के दूसरे हिस्से में मैं तुम्हें सब लौटा दूंगा। साओ अहोरान ने लापरवाही से हाथ हिलाया। मैंने कहा ना, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। वो सच बोल रहा था या सिर्फ शिष्टाचार निभा रहा था, तुम्हें नहीं पता था। लेकिन तुम्हारे दिल में उसका एहसान हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था। कमरे में लौटते ही तुमने उन स्पिरिचुअल हर्ब्स को देखा और तुम्हारा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम्हें दर्द से डर नहीं था। तुम्हें डर था कि कहीं तुम दर्द सहन ना कर पाओ और बीच में बेहोश ना हो जाओ। लेकिन तभी तुम्हें श्याओ वैन की घृणा भरी नजर और लियू यांग का थप्पड़ याद आया, जिसकी जलन अब भी तुम्हारे गाल पर महसूस हो रही थी। तुमने दांत भींच लिए। करते हैं, अगर मैंने इस इम्प्योर रूट को नहीं सुधारा तो पूरी जिंदगी दूसरों के पैरों तले कुचला जाऊंगा। तुमने सारी पिसी हुई हर्ब्स एक ही बार में निगल ली और फिर मोर्टर के हत्थे को दांतों से दबा लिया ताकि उस यातना को सह सको जो आने वाली थी। वो रात शुद्ध नरक थी। तुम्हारे शरीर के अंदर की ऊर्जा उबलते पानी की तरह उल्टी दिशा में बह रही थी। कई बार लगा कि तुम्हारा शरीर टूटकर बिखर जाएगा, लेकिन हर बार जब तुम्हारी चेतना धुंधली पड़ने लगती, श्याओ वैन और लियू यांग के घमंडी चेहरे तुम्हारे दिमाग में उभर आते और तुम्हें सहते रहने की ताकत देते। तुम्हें सहना ही था, वरना अपनी किस्मत बदलने का मौका कभी नहीं मिलता।
सुबह होने लगी तो दर्द की आखिरी लहर भी समुद्र की लहरों की तरह पीछे हट गई। तुम पसीने में पूरी तरह भीगे हुए थे और थकान से टूट चुके थे, लेकिन साथ ही तुम्हें लग रहा था कि शरीर पहले से कहीं ज्यादा हल्का हो गया है। तुम तुरंत पालथी मारकर बैठ गए और ग्वान डिवाइन आर्ट चलाने लगे। इस बार स्पिरिचुअल पावर रिफाइन करने की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। सेशन खत्म होते होते तुम्हारा कल्टीवेशन ऐसे बहने लगा जैसे नदी अपना रास्ता पा चुकी हो। तुमने बॉटल नेक तोड़ दिया था। तुम सेकंड की कंडेंसेशन लेवल तक पहुंच चुके थे। इतना ही नहीं, तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट की क्वालिटी भी एक पूरा स्तर ऊपर उठ चुकी थी। अब वो 3 एट्रीब्यूट्स रूट के बराबर हो चुकी थी। और क्योंकि तुम्हारी रूट में पांचों एलिमेंट संतुलित थे, तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड सामान्य 3 एट्रीब्यूट्स रूट से भी तेज हो गई थी। ये सच में काम कर रहा है। नसों में दौड़ती शक्ति महसूस करते हुए तुम्हारी आंखों में चमक उभर आई। एक दिन मेरी स्पिरिचुअल रूट उस तथाकथित हेवनली स्पिरिचुअल रूट से भी ऊपर जाएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चाहिए थे। तुम्हें पहले से ज्यादा मेहनत करनी थी। सुबह होते ही तुम कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ पर निकल गए। अब तुम्हारा कल्टीवेशन सेकंड लेवल तक पहुंच चुका था और आधे साल के अनुभव के बाद तुम्हें एक किंग कांग पेड़ काटने में सिर्फ 3 बार लगते थे। लेकिन तभी अचानक सिमेंग तुम्हारे पीछे प्रकट हुआ। उसकी आंखें शक और हैरानी से फैली हुई थीं। तू कूड़े के ढेर, तेरी इम्प्योर रूट के साथ तू सिर्फ आधे साल में सेकंड लेवल तक पहुंच गया? उसने शक भरे स्वर में पूछा। कैसे किया ये? लेकिन तुम पहले से तैयार थे। तुमने तुरंत जवाब दिया। कुछ दिन पहले मुझे एक स्पेशल टास्क मिला था। मैंने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाए और 2 QI अट्रैक्शन पिल्स खरीद लीं। सिमेंग तुम्हें घूरता रहा। उसे पूरी तरह भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसने और सवाल नहीं पूछे और खुद जंगल की तरफ चला गया। सिर्फ एक सुबह में तुमने पूरे दिन का कोटा पूरा कर लिया। एक पल गंवाए बिना तुम माइनर टास्क हॉल भागे। ब्रोदर स्वंगी, आज का काम खत्म हो गया। क्या कोई और टास्क है? मुझे और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स चाहिए। स्वांगी ने टास्क रजिस्टर देखा और कहा, आरा मिल के पश्चिम वाली पहाड़ी पर सारे पेड़ काट दिए गए हैं। अब वहां नए पेड़ लगाने हैं। हर पेड़ जो जिंदा बच गया उसके 5 पॉइंट्स मिलेंगे। लोगे या छोड़ोगे? मैं लूंगा, तुमने तुरंत जवाब दिया। स्वांगी ने तुम्हें एक मैप और एक 100 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दिए। तुम्हें हर्ब फील्ड जाकर पौधे लाने होंगे। ये पैसे मैं तुम्हें उधार दे रहा हूं, बाद में लौटाना। तुमने जल्दी से झुककर कहा, बहुत धन्यवाद ब्रदर स्वांगी। तुमने सामान उठाया और दौड़ते हुए आराम मिल पहुंचे। वहां से अपनी गाड़ी उठाई और हर्ब फील्ड की तरफ भागे। गाड़ी धकेलना बहुत धीमा था, इसलिए तुमने 50 किलो की पूरी गाड़ी सीधे अपने कंधों पर उठा ली और पूरी रफ्तार से दौड़ पड़े। मैप के सहारे आखिर तुम हर्ब फील्ड पहुंच गए। वहां एक छोटी सी घास फूस की झोपड़ी के सामने खड़े होकर तुमने जोर से पुकारा, ब्रदर मू। घास फूस की झोपड़ी से एक सांवले रंग का जवान लड़का बाहर निकला। वह मुंह था जो फिलहाल हर्ब फील्ड का अस्थायी प्रभारी था। तुम्हें देखते ही उसने दोस्ताना मुस्कान के साथ पूछा, क्या चाहिए भाई? तुमने जवाब दिया, मुझे किंग कांग ट्री के 10 छोटे पौधे खरीदने हैं। यह सुनते ही मुंह का चेहरा बदल गया। 10? उनका क्या करोगे? तुमने हल्की घबराई मुस्कान के साथ कहा, उन्हें लगाऊंगा। ये मेरी पहली बार है, इसलिए ज्यादा लेने की हिम्मत नहीं हुई। मुंह ने बेसब्री से एक फावड़ा तुम्हारी तरफ फेंका और बड़बड़ाया, इतने छोटे ऑर्डर के लिए तुम्हें खुद ही खोदना पड़ेगा। तुमने बिना नाराज हुए औजार पकड़ लिया और काम शुरू कर दिया। खोदते खोदते तुमने कैजुअली पूछा, ब्रदर मुंह, एक स्पिरिचुअल प्लांटर महीने में कितने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमा लेता है? मुंह ने भारी सांस छोड़ी। इतना आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। साल भर में 1000 पॉइंट्स भी कमा लूं तो बहुत है। हाँ, अगर थोड़ा साइड बिजनेस कर लूं तो अलग बात है। साइड बिजनेस? तुम्हारे दिमाग में अचानक बिजली सी चमकी। म्यू ने तुम्हारी आंखों की चमक पकड़ ली और तुरंत उत्साहित हो गया। क्या हुआ? कुछ और खरीदने में दिलचस्पी है? तब तक तुम 10 पौधे निकाल चुके थे। तुमने शांत स्वर में कहा, स्पिरिट कंडेंसिंग ग्रास, मैरो क्लींजिंग फ्लावर और ब्लेजिंग सन फ्रूट। एक एक चाहिए। कितने लोगे? मुंह की आंखों में लालच चमक उठा। 700 पॉइंट्स, लेकिन ज्यादा लोगे तो डिस्काउंट दे दूंगा। तुमने बिना हिचक कहा, मुझे 7 सेट्स चाहिए, कीमत तुम तय करो। मुंह ने दांत भींचकर कहा, 4000 पॉइंट्स। यह ट्रेजर पवेलियन से काफी सस्ता था। तुमने तुरंत जवाब दिया, डील। सौदा पक्का होने के बाद तुमने पौधों को गाड़ी में लादा और उत्साह से भरे हुए पश्चिमी पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। उसी समय दूसरी तरफ आरा मिल में सिमेंग,
साओ अहोरन के पास आया जो लकड़ी काट रहा था। उसने कैजुअली पूछा, ओए अहोरन, तुम और सियान उस स्पेशल टास्क से कितने पॉइंट्स लेकर लौटे? साओ अहोरान सीधा साधा इंसान था। उसने बिना सोचे सच बोल दिया, कुल 1,000 पॉइंट्स मिले थे। मुझे जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने सारे सियान को दे दिए। सिमेंग ने नकली गुस्से से उसका गला पकड़ लिया और व्यंग्य में बोला, वाह कितने दयालु निकले तुम। उन्हीं पॉइंट से उस बेकार सियान ने ची अट्रैक्शन पिल्स खरीदी और अब वो सेकंड ची कंडेंसेशन लेवल तक पहुंच गया। ये सुनते ही साओ अहोरन को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। उसने तुरंत कहा, ब्रदर सिमेंग, आप गलत समझ रहे हैं। उसने की अट्रैक्शन पिल्स नहीं खरीदी, उसने स्पिरिचुअल हर्ब्स खरीदी थी। पल भर में सिमेंग का चेहरा बदल गया। उसने साओ अहोरान का सिर जोर से पकड़ लिया और डरावनी आवाज में बोला, जो अभी कहा वो दोबारा बोल। डरे हुए साओ अहोरान ने सच बता दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने सारे पॉइंट्स हर्ब्स पर खर्च कर दिए। ये सुनते ही सिमेंग की आंखों में खतरनाक चमक उभर आई। अब उसे सब समझ आ गया था। एक घटिया इम्प्योर रूट वाला इंसान इतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ सकता था, चाहे वो की अट्रैक्शन पिल्स को मिठाई की तरह ही क्यों ना खा जाए। यहां जरूर कोई बड़ा राज था। उसने साओ अहोरन को जोर से धक्का दिया और सीधे तुम्हारे कमरे की तरफ भागा। उसी समय तुम पश्चिमी पहाड़ी से अपनी गाड़ी धकेलते हुए नीचे उतर रहे थे। अहोरान, मेरा काम हो गया। तुमने दूर से आवाज लगाई, लेकिन साओ अहोरान ने जवाब नहीं दिया। वह कांपती उंगली से तुम्हारे कमरे की तरफ इशारा कर रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे मगर आवाज नहीं निकल रही थी। तुमने उसकी उंगली की दिशा में देखा और पाया कि तुम्हारे कमरे का दरवाजा पूरा खुला हुआ है। अंदर से सामान फेंके जाने की आवाजें आ रही थीं। तुम्हारा चेहरा तुरंत सफेद पड़ गया और तुम पूरी रफ्तार से कमरे की तरफ दौड़े। दरवाजे पर ही तुम्हारी टक्कर सिमेंग से हो गई, जो खाली हाथ बाहर निकल रहा था। उसने तुम्हें नफरत से भरी निगाहों से घूरा और बिना एक शब्द बोले वहां से चला गया। कमरे के अंदर पूरा सामान बिखरा हुआ था। तुमने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थीं कि उंगलियों की गांठें सफेद पड़ गईं। तुम दोनों की नजरों में जानलेवा तनाव भरा हुआ था। सिमेंग के जाने के बाद तुमने पानी की बाल्टियां उठाईं और उन पौधों को पानी देने निकल पड़े जिन्हें तुमने लगाया था। साओ अहोरान तुम्हारे पास आ गया। कहाँ जा रहे हो? तुमने ठंडे स्वर में जवाब दिया, पश्चिमी पहाड़ी, पेड़ों को पानी देने। साओ अहोरन ने बिना कुछ कहे दूसरी बाल्टियां उठा लीं और तुम्हारे पीछे चल पड़ा। रास्ते में उसने पूछा, ब्रदर सिमेंग तुम्हारे कमरे में क्यों घुसा था? फिर उसने तुम्हें पूरी बात बता दी। तुमने पौधों की जड़ों में पानी डालते हुए ठंडे स्वर में कहा, अब उसे शक हो गया है कि मैं कोई राज छिपा रहा हूं। मैंने उससे झूठ बोला था कि मैंने की अट्रैक्शन पिल्स खाई हैं, लेकिन तुमने बता दिया कि मैंने हर्ब्स खरीदी थी। वो जानता है कि मेरी घटिया एप्टीट्यूड के साथ इतनी तेजी से बढ़ना सामान्य नहीं है। अब उसे लगता है कि मुझे कोई हेवनली ट्रेजर मिला है। साओ अहोरन ने जिज्ञासा से पूछा, और क्या सच में मिला है? तुमने उसकी आंखों में देखा और फैसला कर लिया कि इस भाई पर पूरा भरोसा करोगे। तुमने धीमे स्वर में कहा, मेरे दादाजी ने मुझे एक सीक्रेट टेक्निक सिखाई थी, ग्वान डिवाइन आर्ट। इसकी मदद से मैं अपनी स्पिरिचुअल रूट को बेहतर बना सकता हूँ। जो हर्ब्स मैंने खरीदी थी वो उसी के लिए थी। अपनी सुरक्षा के लिए तुमने ये नहीं बताया कि टेक्निक तुम्हें स्क्रोल से मिली थी। तुमने सारा श्रेय अपने दिवंगत दादाजी को दे दिया। फिर तुमने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन अगर ये बात किसी और के कानों तक पहुंची तो हमारी मौत तय है। तुमने हमारी मौत शब्दों पर खास जोर दिया ताकि उसे समझ आ जाए कि अब वो भी इसमें शामिल है। साओ अहोरन की आंखें ईर्ष्या और हैरानी से चमक उठीं। क्या क्या तुम मुझे भी ये टेक्निक सिखाओगे? तुमने सिर हिलाया। जरूर, लेकिन मेरी तरह तुम्हें भी कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कमाने होंगे और हर्ब्स खरीदनी होंगी। साओ अहोरान ने तुरंत फैसला कर लिया। ठीक है, आज से मैं भी तुम्हारे साथ पेड़ लगाऊंगा। अगले कई दिनों तक तुम दोनों अपनी रोज की टास्क्स खत्म करने के बाद पूरा समय पश्चिमी पहाड़ी पर बिताने लगे। लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली। एक दिन जब तुम लकड़ी काट रहे थे, सिमेंग फिर प्रकट हुआ। उसने एक पत्थर उठाया और जैसे ही तुम कुल्हाड़ी उठाने वाले थे, उसने जोर से तुम्हारे हाथ पर दे मारा। कुछ चाहिए ब्रदर सिमेंग? तुमने गुस्सा दबाते हुए पूछा। सिमेंग तुम्हारे करीब आकर गुर्राया, हरामजादे, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तूने ची अट्रैक्शन पिल्स खरीदी थी? तुझे कोई चमत्कारी मौका मिला है ना? तुमने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और दोबारा पेड़ काटने लगे। तो अब बात भी नहीं करेगा?
उसने दूसरा पत्थर उठाकर पूरी ताकत से तुम्हारी पीठ पर दे मारा। तेज दर्द पूरे शरीर में दौड़ गया। तुम एक पल के लिए रुके, फिर बिना उसकी तरफ देखे जंगल के अंदर और आगे बढ़ गए। सिमेंग पीछे से गुस्से में चिल्लाया, ठीक है, देखते हैं कब तक छिपाता है। तुम्हें लगा था कि बात यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उस शाम तुम्हारा क्या इंतजार कर रहा है। जब तुम पश्चिमी पहाड़ी पर अपने लगाए हुए पेड़ों को देखने पहुंचे, तो गुस्से ने उसी पल तुम्हारी आंखों के आगे अंधेरा कर दिया। तुम दोनों ने जितनी मेहनत और खून पसीने से 100 से ज्यादा पौधे लगाए और संभाले थे, वे सब कुल्हाड़ी से जड़ से काट दिए गए थे और जमीन पर बिखरे पड़े थे। ये हरामी कितना घटिया इंसान है, कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। साओ अहोरन पागलों की तरह गालियां देने लगा, लेकिन तुम सिर्फ भारी सांसें ले रहे थे। गुस्से से तुम्हारा पूरा शरीर कांप रहा था। सिमेंग के अलावा और कौन ऐसा कर सकता था। उसी पल तुम्हारे दादाजी की आवाज कानों में गूंज उठी, एक निर्दोष इंसान सिर्फ खजाना रखने की वजह से भी मारा जा सकता है। तुमने मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लीं कि नाखून हथेलियों में धंस गए। तुम्हारी आंखों में बची हुई आखिरी दया भी खत्म हो चुकी थी। तुमने बर्फ जैसी ठंडी आवाज में साओ होरन की तरफ मुड़कर कहा, मुझे वो 500 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स दे दो। साओ होरन तुम्हारी खून उतरी आंखें देखकर डर गया। तब तुम क्या करने वाले हो और पौधे खरीदोगे? तुमने हाथ आगे बढ़ाते हुए सिर्फ इतना कहा, दे दो। उसने और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। कांपते हाथों से उसने वाउचर निकालकर तुम्हें दे दिया। पॉइंट्स मिलते ही तुम पूरी रफ्तार से ट्रेजर पवेलियन की तरफ दौड़ पड़े। तुमने अपनी सारी बचत एक ही अट्रैक्शन पिल खरीदने में झोंक दी। शाम को खाने के दौरान तुम सिर झुकाए चुपचाप बैठे रहे। तुम्हें इस हालत में देखकर सिमेंग के चेहरे पर घमंडी मुस्कान फैल गई। उसने जानबूझकर ऊंची आवाज में एडमिनिस्ट्रेटर वांग से कहा, एडमिनिस्ट्रेटर वांग, मेरी कुल्हाड़ी कुंद हो गई है। उन छोटे छोटे पौधों को काटने में बहुत मेहनत लगती है। मुझे नई कुल्हाड़ी दिलवा दीजिए। उसने तुम्हारी तरफ उकसाने वाली नजर डाली, लेकिन तुमने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। तुमने शांत स्वर में एडमिनिस्ट्रेटर वांग से कहा, एडमिनिस्ट्रेटर वांग, मैं कुछ दिनों की छुट्टी लेना चाहता हूं, आराम करने के लिए। वांग ने दयालुता से सिर हिलाया, ठीक है, खुद को ज्यादा मत थका डालो। उसी रात तुम कमरे में लौटे और ची अट्रैक्शन पिल एक ही बार में निगल ली। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक विचार था, अपनी सीमा तोड़ो और फिर हिसाब बराबर करो। पिल की ऊर्जा तुम्हारे शरीर में विस्फोट की तरह फट पड़ी। 3 दिन बाद आधी रात के समय तुम्हारे कमरे से स्पिरिचुअल एनर्जी की तीव्र लहर निकली, जिसने हवा में छोटी शॉकवेव पैदा कर दी। तुमने अचानक आंखें खोलीं और उनमें तेज चमक उठी। तुम थर्ड की कॉन्डेंसेशन लेवल तक पहुंच चुके थे। डांटियन में उफनती शक्ति महसूस करते हुए तुम धीरे धीरे खड़े हुए। अब सिमेंग से हिसाब बराबर करने का समय आ चुका था। सुबह होने से पहले तुमने कुल्हाड़ी उठाई और जो अहोरान के कमरे का दरवाजा लात मारकर खोल दिया। चलो। आधी नींद में डूबा साओ अहोरन बिस्तर से उठा। तुम्हारी आंखों में भरी जानलेवा ठंडक देखकर उसने कोई सवाल नहीं पूछा। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और तुम्हारे साथ पहाड़ की तरफ चल पड़ा। सूरज उगने से पहले ही तुम दोनों जंगल में छिप चुके थे। तुम और साओ अहोरान पेड़ों के पीछे सांस रोके इंतजार कर रहे थे कि सिमेंग कब आए। जैसा तुमने सोचा था, वह अपनी गाड़ी धकेलता हुआ आ गया। उसने बड़ी आदत के साथ सूखी पत्तियां और टहनियां हटाईं, जिसके नीचे 50 किलो किंगकांग लकड़ी छिपी हुई थी। वह हंसते हुए बोला, अगर आज 150 किलो काट लिया तो कल काम नहीं करना पड़ेगा। उसी समय योजना के मुताबिक साओ अहोरन छिपने की जगह से बाहर निकला। सिमेंग चौंक पड़ा, लेकिन जब उसने देखा कि वो साओ अहोरन है तो उसके चेहरे पर फिर वही तिरस्कार लौट आया। तू यहां क्या कर रहा है? साओ अहोरान ने मासूम बनते हुए कहा, मैं सियान के साथ लकड़ी काटने आया हूं। फिर उसने जानबूझकर उस लकड़ी की तरफ इशारा किया और पूछा, लेकिन ब्रदर सिमेंग, आप तो अभी आए हो ना? फिर ये सारी लकड़ी पहले से कैसे कटी हुई है? सिमेंग का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने गुस्से में गाली दी। साफ था कि उसे लग गया था कि उसका राज पकड़ा गया है। यही सही मौका था। तुम जाड़ियों से बिजली की तरह निकले। दोनों हाथों से कुल्हाड़ी कसकर पकड़े हुए तुम कुछ ही कदमों में उसकी पीठ के पीछे पहुंच गए। तुमने पूरी नफरत और स्पिरिचुअल पावर के साथ कुल्हाड़ी ऊपर उठाई और पूरी ताकत से नीचे दे मारी। सिमेंग को खतरे की आहट महसूस हुई, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम!
तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर से लिपटी कुल्हाड़ी उसकी रक्षा तोड़ती हुई उसकी पीठ में गहराई तक धंस गई। सिमेंग ने एक भयानक चीख मारी, लड़खड़ाया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर की स्पिरिचुअल पावर बेकाबू होकर बाहर निकलने लगी और उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म होने लगी। वह आदमी जो 30 साल से बॉटलनेक में फंसा हुआ था, आखिर एक पेड़ की तरह गिर पड़ा, जैसे उन हजारों पेड़ों को उसने जिंदगी भर काटा था। सौ अहोरान कांपते हाथों से उसके पास गया, उसकी सांस जांची और डरते हुए बोला, वो मर चुका है। तुम्हारी सांसें बुरी तरह चल रही थीं। तुम कुछ पल वहीं खड़े रह गए। तुम्हें अब भी वो पहला दिन याद था जब सिमेंग ने तुम्हें जहरीले पौधों और उपयोगी जड़ी बूटियों में फर्क करना सिखाया था। उस समय तुमने सच में सोचा था कि वह अच्छा इंसान है, लेकिन बाद में उसने तुम्हारी हर सीमा को कुचल दिया था। तभी साओ अहोरान धीरे से बोला, श्यान, इसके पास अभी भी 1000 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं। उसने सिमेंग की खून से सनी जेब से वाउचर निकाला और तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया। ले लो, ये तुमसे छीनने थे। लेकिन तुमने वो वाउचर जबरदस्ती वापस उसके हाथ में ठूंस दिया। यहां से निकल जाओ। अगर कुछ गलत हुआ तो सारा दोष मैं अपने ऊपर ले लूंगा। ऐसा कहते हुए तुमने सिमेंग की लाश उसकी अपनी गाड़ी में डाली और उसे दफनाने की तैयारी करने लगे। साओ अहोरान ने तुम्हारा हाथ कसकर पकड़ लिया। क्या बकवास कर रहे हो? सारा दोष अकेले क्यों लोगे? हम भाई हैं। उसकी वफादारी देखकर तुम्हारे सीने में हल्की गर्माहट उठी। तुमने जमीन पर पड़े संघर्ष के निशानों की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो फिर यहीं रहो और हर सबूत मिटा दो। समझ गया। तुमने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। गाड़ी में सिमेंग की लाश रखकर सीधे पश्चिमी पहाड़ी की तरफ निकल पड़े। वहां एक सुनसान जगह ढूंढकर तुमने गाड़ी दूर ले जाकर आग लगा दी, जब तक कि सिर्फ राख नहीं बची। फिर तुमने अपने कपड़ों से खून के हर निशान को सावधानी से धो डाला। शक से बचने के लिए तुमने पूरा बाकी दिन पश्चिमी पहाड़ी पर पेड़ लगाने में बिताया और उत्तरी जंगल के पास तक नहीं गए। रात के खाने के समय एडमिनिस्ट्रेटर वांग अचानक पूछ बैठा, किसी ने सिमेंग को देखा है? बाकी सर्वेंट डिसिपल्स ने सिर हिला दिया। फिर उसकी नजर तुम और साओ अहोरान पर टिक गई। तुमने पूरी शांति से जवाब दिया, नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। मैं आज पूरा दिन पश्चिमी पहाड़ी पर पेड़ लगाता रहा। बाहर से तुम्हारा चेहरा शांत था, लेकिन अंदर तुम्हारा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे पसलियां तोड़कर बाहर निकल आएगा। क्या लगता है, ब्रदर सिमेंग शायद खाने के बाद पहाड़ पर ही सो गया होगा। मैं जाकर उसे ढूंढता हूं, एक नए सर्वेंट डिसाइपल ने कहा। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर वंग ने लापरवाही से हाथ हिलाकर उसे रोक दिया। वैसे भी वह सिमेंग से पहले ही परेशान था। छोड़ो, सूरज डूब चुका है और रात में पहाड़ खतरनाक होते हैं। अगर उसे बाहर सोना है तो सोने दो। अगर कोई बीस्ट उसे खा जाए तो वो उसकी अपनी गलती होगी। ये सुनकर तुमने मन ही मन राहत की सांस ली। अगर तुम एडमिनिस्ट्रेटर वॉन्ग के शक से बच गए तो माइनर टास्क्स हॉल एक मामूली सर्वेंट डिसिप्लिन की गुमशुदगी पर उंगली तक नहीं उठाएगा। लेकिन उस रात तुम्हारे लिए सोना नामुमकिन था। जैसे ही तुम आंखें बंद करते, तुम्हें सपना आता कि सिमेंग सुनहरी डरावनी ओंद्रा में लिपटा तुम्हारी जान मांग रहा है। तुम ठंडे पसीने में भीगे हुए झटके से उठ बैठते, लेकिन दोबारा आंख लगते ही वही डरावने सपने लौट आते। सबसे भयानक सपना तो ब्रदर स्वांगी का था। सपने में उसका चेहरा अंधेरे में डूबा होता और वह तुम्हारे कान के पास फुसफुसाता, सिमेंग को लकड़ी काटने वाली कुल्हाड़ी से मारा गया, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे पेड़ काटे जाते हैं। ऐसा वार सिर्फ कोई लगड़हारा ही कर सकता है। फिर सपने में उसका चेहरा धीरे धीरे ठंडे भाव से बदलकर किसी दानव जैसी मुस्कान में बदल जाता, जैसे वो तुम्हारी आत्मा तक पढ़ सकता हो। तुम फिर डरकर जाग उठे। माथे का पसीना पोंछते हुए तुमने दोबारा आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं की। आखिर तुम सिर्फ 11 साल के थे और पहली बार किसी की जान ली थी। उस मानसिक झटके ने तुम्हें भीतर तक हिला दिया था, लेकिन दिल की गहराई में तुम जानते थे कि अगर तुमने सिमेंग को नहीं रोका होता तो वो तुम पर और भी निर्दयी अत्याचार करता। तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आखिर तुमने खुद से कहा, बेहतर है कल्टीवेशन करूं, और पालथी मारकर बैठ गए। तुमने अपने डर से बचने के लिए कल्टीवेशन को सहारा बना लिया। सुबह होते ही एडमिनिस्ट्रेटर वॉन्ग ने सिमेंग के कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला। कमरा खाली था। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया और उसने आरा मिल के 9 सर्वेंट डिसाइपल्स को जगा दिया। सिमेंग गायब हो गया है। आज सारे काम बंद। सब लोग उत्तरी पहाड़ पर जाकर उसे ढूंढो, जिंदा या मुर्दा,
मुझे वो चाहिए। तुम और साओ अहोरान ने एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ कहे सीधे उसी जगह की तरफ बढ़ गए जहां हत्या हुई थी। तुम दोनों जानबूझकर उसी इलाके में घूमते रहे और जब भी कोई उस दिशा में आने लगता, तुम किसी न किसी बहाने उसे दूसरी तरफ मोड़ देते ताकि छिपाए गए निशान ना मिले। पूरा दिन पहाड़ खंगालने के बाद भी किसी को कुछ नहीं मिला, ना सिमेंग की कुल्हाड़ी, ना उसकी गाड़ी। शाम तक मामला इतना बढ़ चुका था कि एडमिनिस्ट्रेटर वोंग खुद माइनर टास्क्स हॉल के दोनों प्रभारी स्वांगी और गुचेन को ले आया। दोनों ने हर सर्वेंट डिसाइपल से अलग अलग पूछताछ शुरू की। जब तुम्हारी बारी आई, सूरज लगभग डूब चुका था। स्वांगी ने आंखें सिकोड़कर तुम्हारी तरफ देखा, जैसे तुम्हारी आत्मा तक झांक लेना चाहता हो। तुम्हारा सिमेंग के साथ रिश्ता कैसा था? तुमने पूरी मासूमियत के साथ झूठ बुनना शुरू किया। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा उनसे कोई झगड़ा कैसे हो सकता था। जब मैं नया आया था, उन्होंने ही मुझे पहाड़ पर लकड़ी काटना सिखाया था, जहरीले पौधे पहचानना सिखाया, स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल करना सिखाया। हाँ, कभी कभी वो थोड़े रूखे लगते थे, लेकिन दिल से बुरे नहीं थे। स्वांगी ने फिर पूछा, कल तुम पहाड़ पर गए थे? तुमने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन लकड़ी काटने नहीं। मैं पश्चिमी पहाड़ी पर पेड़ लगाने गया था। पहले जो पौधे लगाए थे वो सब नष्ट हो गए। शायद मुझे वो 100 पॉइंट्स लौटाने में काफी समय लग जाएगा जो आपने उधार दिए थे। तुम्हारी बात सुनकर स्वंगी के चेहरे की सख्ती थोड़ी नरम पड़ गई। अब मौसम बहुत ठंडा है, वसंत आने तक इंतजार करो, तब सर्वाइवल रेट ज्यादा रहेगा। तुमने चिंता दिखाते हुए पूछा, ब्रदर स्वांगी, क्या आपको लगता है कि ब्रदर सिमेंग के साथ कुछ भयानक हुआ है? स्वांगी के जवाब ने तुम्हारे दिल को जकड़ लिया। उसकी लाइफ टैबलेट टूट चुकी है, वो मर चुका है। फिर उसने गंभीर स्वर में जोड़ा, और वो हॉल मास्टर के ही गांव का था। हॉल मास्टर ने आदेश दिया है कि इस मामले की पूरी जांच होगी। ये सुनकर तुम्हारे दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। तो उनके बीच ऐसा रिश्ता भी था? फिर भी तुमने चेहरे पर हैरानी बनाए रखी। हे भगवान, क्या किसी डीमन बीस्ट ने उसे खा लिया होगा? स्वांगी ने हाथ हिलाया। फिलहाल जा सकते हो। अगर कुछ याद आए या कुछ अजीब दिखे तो तुरंत बताना। जी। तुम बाहर निकल आए। लौटते ही तुम और साओ अहोरन तुरंत अपनी कहानियां मिलाने लगे। जब तक तुम दोनों को यकीन नहीं हो गया कि कहीं कोई कमी नहीं है, तब तक तुम चैन से सांस नहीं ले पाए। धीरे धीरे मामला ठंडा पड़ गया। पूरा 1 साल बीत गया और किसी ने सिमेंग का नाम तक नहीं लिया। फिर अगले साल वसंत आया। उत्तरी पहाड़ के किंगकांग पेड़ खत्म हो चुके थे, इसलिए सबको पूर्वी जंगल में लकड़ी काटने भेजा गया। और तभी सब कुछ बदल गया। किसी ने पहाड़ के एक सुनसान कोने में जली हुई गाड़ी के अवशेष और एक पुरानी लकड़हारे की कुल्हाड़ी का ब्लेड ढूंढ निकाला, जिस पर अब भी साफ लिखा था, सिमेंग। मामला तुरंत फिर खुल गया। लेकिन सिमेंग की असली लाश कहाँ दबी थी, ये सिर्फ तुम जानते थे, यहां तक कि साओ अहोरन भी नहीं। रिपोर्ट तुरंत आउटर सेक्ट डिसिप्लिन हॉल तक पहुंची, लेकिन उन्हें एक मामूली सर्वेंट डिसाइपल की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्होंने मामला वापस माइनर टास्क्स हॉल पर फेंक दिया। हॉल के मुख्य कक्ष में मोटा सा हॉल मास्टर, जिसकी आंखें अंधेरी और डरावनी थीं, गुस्से से दहाड़ उठा और अपनी 9Q कंडेंसेशन लेवल की शक्ति से मेज तोड़ दी। उसका भारी शरीर गुस्से से कांप रहा था। मास्टर, कृपया शांत हो जाइए, स्वांगी ने जल्दी से कहा। क्यों ना हम ट्रेजर पेविलियन से फॉरगेटफुलनेस डिस्क उधार लें? हॉल मास्टर ने तुरंत आदेश दिया, जाओ और लाओ। ज्यादा देर नहीं लगी, स्वांगी आर्टिफैक्ट लेकर लौट आया। हॉल मास्टर, स्वांगी और गुचेन उस जगह पहुंचे जहां कुल्हाड़ी मिली थी। हॉल मास्टर ने फॉरगेटफुलनेस डिस्क में स्पिरिचुअल पावर डाली, जिससे आर्टिफैक्ट ने कुल्हाड़ी और गाड़ी पर बची हुई रेजिजुअल ऑरा को अब्सॉर्ब करना शुरू किया। भूं, डिस्क की सुई अचानक तेजी से घूमी और पश्चिमी पहाड़ी की तरफ इशारा करने लगी। तीनों तुरंत उस दिशा में बढ़े और आखिर उस इलाके में पहुंचे जहां तुम और साओ अहोरन ने किंगकंग पेड़ों का घना जंगल उगा दिया था। जैसे ही वे जंगल के अंदर घुसे, हॉल मास्टर के हाथ में पकड़ा डिस्क तेज रोशनी से चमक उठा। यही है। हॉल मास्टर ने एक पल की भी देर नहीं की और अपने हाथों से जमीन खोदना शुरू कर दिया।